हेलो चैम्प्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त और मेंटोर सत्यम। और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे क्लास 8 एसएससी की सीरीज को, जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मराठास का राइज कैसे हुआ, यानी द राइज ऑफ मराठास, एंड किस तरीके से उनकी कॉन्फेडरेसी जो है आगे बढ़ी और उन्होंने मुगल्स के खिलाफ किस तरीके से रिबेलियस अटैक किए। ठीक है, ऑलरेडी हमने 2 चैप्टर्स को कवर कर दिया है ऑन एंड ऑलरेडी उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो जाइए प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए एंड इसी प्लेलिस्ट में बाकी सारी वीडियोस को भी मैं पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक कोट दिया गया है रामचंद्र पंत अमत्य अदन्या पत्र के द्वारा, जो कि 1715 में दिखते हैं। अमंग द मर्चेंट्स द हेड वियरर्स लाइक पोर्चुगीज, द इंग्लिश, द डच, द फ्रेंच, द डेन्स ऑल्सो कंडक्ट ट्रेड। वो कहते हैं मर्चेंट्स के अंदर, जो मर्चेंट जो ट्रेड करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वहां पे जो हेड वियरर्स हैं लाइक पोर्चुगीज, जो सर पे टोपी पहनते हैं, पोर्चुगीज पहनते हैं। यूरोपियन जनरली आप देखोगे तो नेवी से जो आते हैं वो जनरली टोपी पहनते हैं। तो पोर्चुगीज हैं, इंग्लिश हैं, डच हैं या फ्रेंच हैं या डेन्स हैं, वो सभी लोग ट्रेड करते हैं। और बट दे आर नॉट लाइक अदर मर्चेंट्स। ठीक है, दे आर फुल्ली इंटेंट ऑन एंटरिंग दिस लैंड। उनका प्राइम फोकस जो था वो एंटर करना था इस लैंड के ऊपर। ठीक है, इंक्रीज करना अपनी टेरिटरी और प्रोपोगेट करना अपने रिलीजन को। ठीक है, ट्रेड के अलावा उनका प्राइम फोकस था कि वो क्या क्या करें, क्या क्या करें, वो क्या करते हैं, एंटर करते हैं लाइक इंक्रीजिंग द टेरिटरी, इंक्रीज करना अपनी टेरिटरी को। सेकंड, वो करते हैं प्रोपोगेट करते हैं अपने रिलीजन को। क्या करते हैं, अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करते हैं। ठीक है, एंड उनका प्राइम फोकस तो ट्रेड पे था ही। तो ट्रेड तो वन ऑफ द उनका मेन जो एम था वो ट्रेड था ही। तो यूरोपियंस की बात करें तो उनका प्राइम फोकस इन सब चीजों पे था, जो कि यहाँ पे रामचंद्र पंत जी दर्शाते हैं। कहते हैं दे आर ऑब्स्टिनेट पीपल, नेवी, गन पाउडर आर देयर चीफ वेपन्स। वो कहते हैं उनके पास क्या है, नेवी है, गन पाउडर है, ठीक है, बारूद है, जो कि वो इस्तेमाल करते हैं इन वॉरफेयर। उनका जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करना चाहिए एंड दे शुडंट बी अलाउड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स। एंड उनको नहीं अलाउ करना चाहिए कि वो अपनी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स बनाएं, अदरवाइज वो पूरे रीजन पे कंट्रोल स्टैब्लिश कर लेंगे, जो कि हुआ भी। बट उस टाइम पे उन्होंने 1715 में ये लिखा था ताकि मराठास को, जो मेजर पावर्स थी उस टाइम पे, जो कि रिबेल कर सकती थी उनके प्रति, यूरोपियंस के प्रति, उनको आगाह करने के लिए उन्होंने ये सब लिखा। ठीक है, फिर यहाँ पे बेसिकली हम बात तो पूरे चैप्टर में मराठास की करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रायगढ़ फोर्ट है, ये महाराष्ट्र के अंदर है, और यहाँ पे एक ग्रैंड पैलेस है, एंट्रेंस है, यहाँ पे आप देखोगे एंट्रेंस है यहाँ पे। और यहीं पे छत्रपति शिवाजी को क्रोन किया गया था एज अ, और उनको टाइटल दिया गया था छत्रपति का इन 1674। 1674 में उनको छत्रपति का टाइटल दिया गया था। और कह सकते हो कि यहाँ से जो मराठा एम्पायर है उसकी फॉर्मल बिगिनिंग जो है वो यहाँ से होती है। तो कह सकते हो कि 1674 में, ठीक है, शिवाजी वॉज क्रोन्ड एज एज छत्रपति। ठीक है, छत्रपति का क्रोन उनको मिला। ठीक है, अगेन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो सबके माइंड में आएंगे कि यार इस चैप्टर में कैसे मेजर मेजर जो है इवेंट्स होते हैं, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो हर चैप्टर में स्टार्टिंग में क्वेश्चंस लिखे होते हैं। इस चैप्टर में भी क्वेश्चंस लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कि हु वर मराठास, मराठास कौन थे। ठीक है, बेसिकली ये वो लोग थे जो डेक्कन सौराष्ट्र वाले रीजन में रूल करते थे। एंड स्पीकिंग जो थी, यानी लैंग्वेज इनकी थी, मराठी स्पीकिंग थी। ठीक है, और उन्होंने किस तरीके से मैनेज करा टू बिकम द लार्जेस्ट पैन इंडिया एम्पायर ब्रिटिश बिफोर ब्रिटिश टू कंट्रोल। यानी ब्रिटिशर्स के आने से पहले, यानी ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल जमाने से पहले, अगर किसी के पास पावर थी कि वो पैन इंडिया, पूरे पैन इंडिया लेवल पे अपने एम्पायर को स्टेब्लिश कर पाता, तो वो सिर्फ मराठास थे। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट वर द सम फीचर्स ऑफ देयर गवर्नेंस। उनके ऐसे कौन से मेजर फीचर्स थे गवर्नेंस के जो कि वो इस्तेमाल करते थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, तो वो भी अभी समझते हैं।
ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि उनका क्या इम्पैक्ट था मराठास का और इंडियन हिस्ट्री पे, यानी इंडियन हिस्ट्री पे मराठास का क्या इम्पैक्ट रहा, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इतना हमने समझ लिया कि 1674 में शिवाजी को जी को क्रोन किया गया था एज छत्रपति, ठीक है। तो जैसे कि समरी जो एंड में होती है, बट मैं थोड़ा आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं कि हम क्या-क्या करेंगे पूरे चैप्टर में। ये ब्रीफ पॉइंट्स हैं एंड उसके बाद हम एनसीईआरटी की स्टार्टिंग करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन सबके माइंड में आएगा कि मराठास कौन है? मराठास कौन है? तो देखो मराठास वर द पीपल जो डेक्कन प्लेट्यू में रहते हैं। कहाँ पे? डेक्कन प्लेट्यू में, और वो आज का एक महाराष्ट्र वाला रीजन है, ठीक है। सेकंड, ये क्या लैंग्वेज बोलते हैं? मराठी लैंग्वेज बोलते हैं, मराठी लैंग्वेज बोलते हैं। एंड रिच है लिटरेरी ट्रेडिशन में इन द 12th सेंचुरी, यानी सिंस 12वीं शताब्दी से ये लिटरेरी लिखने वाली जो तरीके हैं उसमें काफी ज्यादा रिच ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं। फिर महाराष्ट्र कल्चर जो है वो भक्ति सेंट्स के द्वारा लिखा लिखा गया, दर्शाया गया, लाइक ध्यानेश्वर जी, नामदेव जी, तुकाराम जी और रामदास जी। ये जो है भक्ति सेंट्स हैं जिन्होंने मराठी कल्चर को, ठीक है, और बढ़ाया। हु स्प्रेड डिवोशन इन सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, जिन्होंने सिंपल लैंग्वेज में ठीक है डिवोशन भक्ति को आगे बढ़ाया। फिर यहाँ की जो स्ट्रॉन्ग कल्चरल, ठीक है, और स्पिरिचुअल बेस है, उसने बाद में मराठा की पॉलिटिकल यूनिटी को मेंटेन करने में काफी ज्यादा हेल्प की, ठीक है। सेकंड टॉपिक है कि फाउंडेशन मराठा एम्पायर का कब हुआ और शिवाजी जी का राइज कैसे हुआ। तो कह सकते हैं कि जो शिवाजी जी थे वो 1630 से 1680 तक रूल करते हैं, और ये भोसले क्लैन के अंदर इनका जन्म होता है, और इनके फादर का नाम था शाहजी और इनकी माता का नाम था जीजाबाई, ठीक है। इतना आपको समझ आएगा। ये पुणे में ग्रू हुए अंदर जीजाबाई गाइडेंस, यानी अपने माता जी के अंडर ये बड़े हुए। और उस टाइम पे जो डेक्कन की पॉलिटिक्स थी, वहां का जो रूल था वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल था। 16 साल की उम्र में ही उन्होंने एम्पायर को संभाल लिया और वो फोर्ट्स को कैप्चर करने लगे, ठीक है। और उनका एक विजन था कि वो स्वराज्य लाए, यानी कि सेल्फ रूल, अपने लोगों का रूल लाए, सेल्फ रूल लाए, स्वराज्य लाए। इन्होंने एक्सपेंड किया टुवर्ड्स द वेस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट की तरफ एक्सपेंड किया ज्यादा से ज्यादा, और उन्होंने मराठा नेवी बनाई 1657 के अंडर। तो अगर हम मैप की बात करें तो ये हमारा इंडियन पेनिनसुला है, और ये वाला जो रीजन है, ठीक है, कह सकते हो कि ये जो है अंडर द मराठास कंट्रोल में था। एंड इन्होंने वेस्टवर्ड, ये वाली वेस्टवर्ड जो साइड है, ठीक है, इस पे ज्यादातर फोकस करा एंड इसको बड़ा एम्पायर बनाया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक को यूज करते थे। लाइक गोरिल्ला वॉरफेयर मैंने इसके पिछले वाले चैप्टर में भी बताया है कि वो किस तरीके से राजपूत मेवाड़ के रूलर्स को भी यूज करते थे, विल ट्राइब्स के। तो गोरिल्ला वॉरफेयर एक टेक्निक होती है कि आप हिल्स में छुप के, ठीक है, अपने दुश्मन के आने का इंतजार करते हो एंड सडनली अटैक करते हो। अगर आपने कुछ मूवीज देखी है मराठा, लाइक मराठा एम्पायर से रिलेटेड, तो आपको उसमें गोरिल्ला वॉरफेयर दिखेगा। लाइक एक मूवी है तानाजी, ठीक है, इसके अंदर आपको मूवी में दिखेगा कि अजय देवगन जी किस तरीके से गुरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक को यूज करते हैं हिल्स के ऊपर रह के, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्मॉल सरप्राइज अटैक करते हैं ताकि ये अपने बिगर दुश्मन को मार सके। फिर कुछ की इवेंट्स हुए थे, जो इवेंट्स हम देखते हैं शिवाजी जी के टाइम पे। पहला तो इन्होंने अफजल खान को प्रतापगढ़ के फोर्ट में हरा दिया था। फिर इन्होंने शाइस्ता खान का जो कैंप लगा था उस पे रात में रेड डाली थी। फिर इन्होंने सूरत के ऊपर कह सकते हो वहां की इमेंस वेल्थ को इन्होंने गेन किया। फिर ये आगरा से भाग निकले थे गिरफ्त से, फ्रॉम द औरंगजेब की गिरफ्त से निकल रहे थे, ठीक है। और इस वजह उसके बाद इनका 1674 में इनको छत्रपति का टैग मिला एट द रायगढ़ फोर्ट, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर एग्जिस्ट करता है। ओके। फिर इन्होंने अपने किंगडम को साउथवर्ड एक्सपेंड किया, ठीक है। लाइक जो मैंने मैप बनाया था कि इन्होंने और साउथवर्ड एक्सपेंड करने की कोशिश करी, ठीक है। दक्षिण दिग्विजय नाम से इनको जाना जाता है क्योंकि साउथवर्ड एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने डच स्लेव ट्रेड को बैन कर दिया था, यानी जो डच यहाँ पे आए थे वो स्लेव ट्रेड करते थे, गुलामों की खरीदारी करते थे, जो कि इन्होंने बंद करा दी थी। फिर 1680 में इनका देहांत हो गया
और इनको विजनरी और स्ट्रेटेजिस्ट लीडर के तौर पे जाना जाता है और इनकी माना जाता है। फिर मराठास के बाद उनकी एम्पायर किस तरीके से रूल करता है वो देखते हैं। देखो, मराठास के बाद जो मेजर रूलर्स आते हैं वो है संभाजी। ठीक है, इनके बेटे, अभी एक मूवी भी आई थी, ठीक है? तो संभाजी जी के ऊपर ही मूवी थी वो, आपने देखी भी होगी, विकी कौशल जी की मूवी थी संभाजी, तो अगर नहीं देखी तो देखना ज़रूर। वहाँ पे इनका रिच हेरिटेज और कल्चर दिखाया गया है और इन्होंने कैप्चर किया था लेकिन इनको औरंगज़ेब ने कैप्चर करके एग्ज़ीक्यूट कर दिया था, जो कि मूवी में भी आपने देखा ही होगा। फिर उसके बाद राजा राम जी आए, जो कि कंटिन्यू रेजिस्टेंस रखते हैं अगेंस्ट द जिंजी फोर्ट, ठीक है? जिंजी फोर्ट के अगेंस्ट ये कंटिन्यू रेजिस्टेंस रखते हैं। उसके बाद आती हैं तारा जी, ठीक है? ताराबाई भी कहते हैं इनको। राजा राम, जो राजा राम थे उनकी विडो थी, यानी राजा राम जी की जब डेथ हो गई थी, फिर ताराबाई ने एज़ अ रीजेंट रूलर रूल किया था जब तक उनके बेटे बड़े नहीं हो गए और काफ़ी सारे कैंपेन्स को लीड किया और एक्सपैंड करा इन द मुगल लैंड। उसके बाद मराठा जो है outlasted औरंगजेब एंड emerged stronger after his death। यानी जब मराठा वो सॉरी औरंगजेब की डेथ हो गई तो उसके बाद और ज्यादा राइज हुआ मराठास का, ठीक है? उन्होंने रूल को एक्सपेंड किया। फिर देखो, जब मराठास के बाद पेशवा का रूल आता है, जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो काफी सारे पेशवाज आते हैं। आपने लाइक बाजीराव मस्तानी मूवी भी देखी होगी, तो बाजीराव बना तो पेशवा थे। तो पावर जो शिफ्ट हो जाती है छत्रपति से टुवर्ड्स पेशवा, यानी पेशवा कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे। यानी एक पोजीशन एमर्ज होके आती है जिनका नाम था पेशवा। पहले पेशवा थे बाजीराव फर्स्ट और नाना साहिब, मतलब बाजीराव फर्स्ट और नाना साहिब जी ने काफी ज्यादा एक्सपेंड किया एम्पायर को, और बाजीराव के ऊपर तो आपने मूवी भी देखी है। एम्पायर को अक्रॉस सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया, फिर वो सेंट्रल इंडिया की तरफ और नॉर्दर्न इंडिया की तरफ और ज्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं। इन्होंने दिल्ली, लाहौर, अटक और पेशावर इसके ऊपर क्या कहते हैं कंट्रोल बना रखा। तो इनका एक फेमस डायलॉग था बाजीराव जी का, फ्रॉम अटक टू कटक। यानी ये पूरा एरिया इनके अंडर में होना चाहिए, ठीक है? इन्होंने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में 1761 में ये हार गए थे फ्रॉम द अहमद शाह अब्दाली, बट फिर ये रिवाइव कर जाते हैं अंडर द माधवराव फर्स्ट। फिर महादजी शिंदे ये दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं इन द 1771, ठीक है? महादजी शिंदे जो है दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं इन द 1771। लेकिन फाइनली जो मराठास का डिफीट होता है वो होता है जब ब्रिटिशर्स, वो तीन बैटल्स होती हैं, थ्री एंग्लो मराठा वॉर्स, एंड जिसमें एंड में जो 1775 से 1818 तक चलती है एंड ग्रेट ब्रिटेन के साथ, और वो एंड में हार जाते हैं। तो मराठास की जर्नी कुछ इस तरह की रही, ठीक है? फिर मराठास जी का एडमिनिस्ट्रेशन जो था सिविलियन था, मतलब शिवाजी ने अष्टप्रधान जैसे मंडल यानी 8 प्रधानों को एस्टेब्लिश किया था, जो कि काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स थे जिनके पास अलग-अलग ड्यूटीज थी। फिर इनके पास ऑफिशियल्स थे जो सैलरी पे काम करते थे लेकिन हेरिडिटरी नहीं थे, सैलरी पे काम करते थे। और इन्होंने सोल्जर्स की फैमिली को भी काफी सपोर्ट किया। फिर रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए ये 2 तरीके अपनाते थे, एक चौथ होता था, यानी 1/4 यानी 25% ऑफ द टोटल जो प्रोड्यूस होता था उसका 25%, यानी 1/4 जो है वो लोग एज अ रेवेन्यू लेते थे टैक्स के तौर पे। और सरदेश मुखी यानी 10% फ्रॉम द नॉन मराठा प्रोविंसेस, यानी जो मराठा प्रोविंसेस के अंदर नहीं आते प्रोविंस, उनसे ये लोग सरदेश मुखी रहते थे, यानी जो भी प्रोड्यूस होता है उसका 10% इनको मिलना था। तो 2 तरीके से ये लैंड रेवेन्यू लेते थे। फिर मिलिट्री इनकी काफी स्ट्रांग थी, इन्फेंट्री, कैवलरी और नेवी तीनों में ही काफी ज्यादा स्ट्रांग थे, और ये फोर्ट्स के ऊपर ज्यादा रिलाय करते थे, यानी फोर्ट जो बनाते थे बहुत ज्यादा मजबूत बनाते थे, और जैसे मैंने बोला गोरिल्ला टैक्टिक्स को यूज करते थे। फिर कान्होजी अंग्रे, जिन्होंने नेवी बनाई थी आफ्टर द यूरोपियंस, उनके अंडर में काम करते थे। अगर जस्टिस के तौर पे देखा जाए कि न्याय व्यवस्था कैसी थी, तो लोकल पंचायत का इस्तेमाल करते थे ये लोग, जिसमें ये डिस्प्यूट्स को हैंडल करते थे बहुत इजीली, और अपील्स जो होती थी वो हायर चीफ तक जा सकती थी। लाइक आज के टाइम पे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हायर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, उसी तरीके से वहां पे भी कुछ सिस्टम था। ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, तो ये ट्रेड में काफी ज्यादा एनकरेज करते थे ट्रेड को। इन्होंने रोड्स बनाई, ब्रिजेस बनाए और फेरीज बनाई, लोग इनलैंड वाटरवे में ट्रेवल कर पाए, ऐसे इन्होंने फेरीज भी बनाई थी, ठीक है? फिर इनका कल्चरल रिवाइवल कैसे हुआ वो भी समझते हैं। देखो, मराठी लैंग्वेज को इन्होंने
और उसकी लिटरेचर को काफी ज्यादा प्रमोट किया, मराठी लैंग्वेज और लिटरेचर को। फिर इन्होंने पर्शियन इन्फ्लुएंस को बहुत ज्यादा कम रखा अपने देश में, और इन्होंने राज व्यवहार कोश बनाया, ठीक है, राज्य व्यवहार कोश, ठीक है, जहाँ पे किस तरीके से आप व्यवहार करते हो वो सिखाया। फिर शिवाजी ने एक सील भी बनाई थी जो पीपल्स के वेलफेयर के ऊपर स्ट्रेस करती है। फिर उन्होंने टेम्पल्स को भी बनाया और अदर फेथ्स को भी काफी ज्यादा ये लोग रिस्पेक्ट करते थे। अगर वुमेन लीडर्स की बात करें, तो जो वुमेन लीडर्स इस टाइम पे काफी ज्यादा फेमस थी वो थी सबसे पहले ताराबाई जी, ठीक है, ब्रेव क्वीन, राजा राम जी की वाइफ जो थी, एक आर्किटेक्ट थी नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन के अंदर। फिर अहिल्याबाई होलकर जी, ठीक है, इन्होंने 30 साल तक रूल करा और इन्होंने काशी विश्वनाथ और सोमनाथ टेम्पल्स को क्या करवाया, रीबिल्ड करवाया, ठीक है। और इन्होंने हैंडलूम इंडस्ट्री, जो हाथ से बुने बुने जाने वाले कपड़े होते हैं, उसको बहुत ज्यादा प्रमोट भी किया। फिर इन्होंने तंजावुर मराठास जो थे, तंजावुर वाले मराठास जो थे, उन्होंने कार्नेटिक म्यूजिक को काफी ज्यादा एनकरेज किया। कार्नेटिक वाला जो साउथ वाला जो आंध्र प्रदेश कर्नाटक वाला रीजन है वो, भरतनाट्यम जैसे प्रैक्टिसेस, भरतनाट्यम डांस को और प्रिंटिंग प्रेस को भी काफी ज्यादा सपोर्ट किया। फिर सरफोजी सेकंड जो थे, उन्होंने एजुकेशन को पैटर्न किया, मतलब उसको बढ़ावा दिया, मेडिसिन को बढ़ावा दिया और लिटरेचर को भी बढ़ावा दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे मराठा की लेगेसी की। तो मराठा की लेगेसी किस तरीके से चली, इन्होंने लार्जेस्ट इंडियन एम्पायर बनाया बिफोर द ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया के पहले सबसे बड़ा एम्पायर अगर देखा जाए तो मुगल्स के बाद मराठास का ही था। इन्होंने मुगल की सुप्रीमेसी को वीकन किया, ठीक है, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पावरफुल नेवी के साथ, स्ट्रॉन्ग कल्चरल रिवाइवल रखा। एंड इनकी फिलोसफी थी स्वराज्य की। इन्होंने स्वराज्य के लिए, सेल्फ रूल के लिए काफी ज्यादा बलिदान भी दिए। लेटर इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स भी चलाई गई स्वराज्य के नाम से ही। इन द मॉडर्न इंडिया, अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आप देखोगे तो वहां पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने स्वराज्य के लिए होम रूल लीग भी स्टार्ट किया था। एंड गांधी जी ने भी स्वराज्य को काफी ज्यादा फोकस किया था। कह सकते हो कि ब्रिटिश ने फाइनली कैप्चर किया था इंडिया को फ्रॉम द मराठास। एंड उसके बाद मुगल्स का जो टाइम था वो एंड हो गया, ठीक है। तो ये हमने समरी देख ली, मतलब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही देख लिया कि मेजर मेजर चीजें हम क्या कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब हम एनसीईआरटी की शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी की शुरुआत होती है फ्रॉम 1630, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी में 1630 में क्या हुआ था, शिवाजी जी का बर्थ हुआ था, बर्थ ऑफ शिवाजी देखा जाता है। फिर 1646 में शिवाजी जी रूल करना स्टार्ट करते हैं एट द एज ऑफ 16, एट द एज ऑफ, ठीक है, एज क्या थी उनकी, 16 थी। फिर 1657 में ये मराठा नेवी को फाउंड करते हैं। 1666 में इनको इम्प्रिजन कर लिया जाता है और उसके बाद वहां से भाग निकलते हैं फ्रॉम द इम्प्रिजमेंट ऑफ औरंगजेब। फिर 1674 में जब वो वहां से आते हैं तो उसके बाद छत्रपति का इनको टाइटल मिलता है और इनका कोरोनेशन सेरेमनी होती है, जिसको हम राज्य अभिषेक भी कहते हैं रायगढ़ में। 1677 में ये दक्षिण विजय कहते हैं, साउथ इंडिया में कॉन्क्वेस्ट करते हैं और वहां के कुछ एम्पायर्स को हराते हैं, ठीक है। 1680 में इनकी डेथ हो जाती है। और 1680 से लेके, ठीक है, ये जो टाइम पीरियड था 1680 से, यहाँ पे मुगल मराठा की वॉर्स होती हैं काफी सारी, ठीक है, 1707 तक, जब तक औरंगजेब जिंदा होता है। 1707 में औरंगजेब की जो है डेथ हो जाती है। 1607 में, ठीक है, क्या होता, सॉरी 1607 नहीं, 1707 में क्या होता है, औरंगजेब डाइड, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है औरंगजेब की। आगे टाइमलाइन कंटिन्यू होती है। 1754 में बिगिनिंग होता है मराठा कंट्रोल ओवर द दिल्ली। वो दिल्ली के ऊपर अपना कंट्रोल स्टेब्लिश करना जारी रखते हैं, लेकिन एक बड़ा झटका लगता है 1761 में जब वो बैटल ऑफ पानीपत में हार जाते हैं अगेंस्ट द अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। फिर 1775 से लेकर 1782 तक फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होती है, जहां पे मराठा जो है विक्टोरियस होते हैं। एंड 1880 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में वो हार जाते हैं और मराठा पावर वहां पे खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये ब्रीफ टाइमलाइन हमने देखी। जब भी आपको लगे कि कुछ आप मिस आउट कर रहे हो तो टाइमलाइन पे आके सारी चीजें एक बार देख लेना, सब चीजें रिकॉल हो जाएंगी। अगेन जो हमने चीजें देखी अब ये ब्रीफली मतलब थोड़ा कह सकते हैं डिटेल में हम समझेंगे, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। हु वर मराठास, यानी मराठास कौन थे, ठीक है। तो मराठास जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि कहाँ के हैं, डेक्कन के, जो हमने ऑलरेडी देखा डेक्कन रीजन कहाँ पे था, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू, स्पेसिफिकली प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में।
और ये एक लैंग्वेज बोलते हैं जो कि है मराठी लैंग्वेज, ठीक है, जो रिच और कंटिन्यूअस लिटरेरी हिस्ट्री भी रही है सिंस 12th सेंचुरी, जो कि हमने देखा भी कि 12th सेंचुरी से इनकी रिच कल्चरल हेरिटेज रहा है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पावरफुल पॉलिटिकल एंटिटी किस तरीके से बनाई गई, ठीक है, मराठास की, ठीक है, जो कि इंडियन हिस्ट्री पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। 13th सेंचुरी के अंदर 13वीं शताब्दी में मोस्ट ऑफ द मराठास जो थे वो यादव डायनेस्टी जो रूल करते थे, विद देवगिरी एज इट्स कैपिटल, प्रेजेंट डे दौलताबाद में की कैपिटल थी, जो कि आपने देखा होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ट्राई किया था कि वो अपनी कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दे, बट वो इस एक्सपीडिशन में फेलियर उसका साबित हुआ, ठीक है। तो देवगिरी जो दौलताबाद है उसकी कैपिटल आज के नाम पे दौलताबाद कहते हैं, उसके ऊपर इन्होंने, ठीक है, कह सकते हो कि वहां के मराठास काफी फेमस थे। पहली इमेज है संत रामदास जी की, ठीक है, ये भक्ति सेंट्स हैं, ठीक है, संत रामदास। और दूसरी इमेज है पोस्टर शैम शोइंग संत तुकाराम जी, ठीक है, ये कौन है, भक्ति सेंट्स हैं जो कि भक्ति डिवोशन को प्रमोट करते हैं। अब यहाँ पे वर्ड है लिटरेरी हिस्ट्री। लिटरेरी हिस्ट्री मतलब जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट राइटिंग्स के अंदर राइट लिखा गया है उसको प्रोज के जरिए या पोएट्री बना के, पोएम बना के, ठीक है, ताकि लोगों तक वो चीज फैल पाए। फिर 14th सेंचुरी में जो यादवा डायनेस्टी थी उसको खिलजीज ने हरा दिया एंड सल्तनत जो है पीरियड स्टार्ट हो गया दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, ओवरकम बाय द खिलजी। बिकॉज मैंने बोला था कि उनका एक एबल मिलिट्री कमांडर था खिलजी का, जिसका नाम था मलिक कफूर। मलिक कफूर जो है देवगिरी पे अटैक करता है और देवगिरी वो जीत लेता है, ठीक है। तो इसी टाइम पे कह सकते हो कि उनकी जो डायनेस्टी थी यादव डायनेस्टी वो एंड हो गई। एमिट्स ये जो पॉलिटिकल चेंजेस हुए, कल्चरल ट्रेडिशंस तब भी कंटिन्यू रहे, कल्चरल ट्रेडिशन जो है तब भी कंटिन्यू रहे। पर्टिकुलरली जो कि भक्ति जो सेंट्स दर्शाते हैं डिवोशन, डिवाइन और पर्टिकुलर डीटी, कह सकते हो 7 से 17वीं शताब्दी तक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट था। सेंट्स थे, सीकर्स जो कि धर्म की या स्पिरिचुअलिटी की खोज में आए सेवरल पार्ट्स ऑफ द इंडिया, जो प्रेफर करते हैं पाथ ऑफ भक्ति, भक्ति को प्रेफर करते हैं ताकि वो एक्सटर्नल रिचुअलिज्म से दूर हो पाए और भक्ति की तरफ ज्यादा बढ़ पाए। ये जो सेंट्स हैं ये डाइवर्स सेक्शुअल सोसाइटी से आते हैं, ठीक है, डाइवर्स सेक्शनल सोसाइटी से आते हैं और इन्होंने कंपोज करे हैं काफी सारे डिवोशनल सॉन्ग्स को, पोएट्री को इन द लैंग्वेज ऑफ मासेस, ताकि जो ज्यादातर जनता है वो ये लैंग्वेज को समझ पाए, ऐसी लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है, जिससे उनका जो मैसेज है टू ट्रेवल फार एंड वाइड, दूर तक फैला, ठीक है। हैव यू हर्ड द टर्म भक्ति? आपने भक्ति वर्ड अभी सुना और पहले भी सुना होगा, उसका क्या मीनिंग है? एक भक्ति सेंट को चूज करो, ठीक है, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया, लाइक हमने रामदास तुकाराम जी के बारे में डिस्कस किया, कोई भी एक नाम लो एंड उनके बारे, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी टीचिंग्स के बारे में, उन्होंने क्या क्या मैसेज दिए उनके बारे में सर्च करो और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो। यू कैन फाइंड वन ऑफ द पोएम्स और भजन्स एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट्स, और उनके द्वारा लिखे गए कुछ भजन, कुछ पोएम्स भी सर्च करो और आपस में एक बार दूसरे को सुनाओ। इससे क्या होगा, आपको उनके रिच कल्चरल हेरिटेज और उनकी जो डिवोशन थी, भक्ति थी, उसके बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। महाराष्ट्र वाला जो रीजन है वहां पे काफी सारे सेंट्स रहे, लाइक ध्यानेश्वर जी, फिर नामदेव जी, फिर तुकाराम जी, रामदास जी, ठीक है, और काफी सारे। इन्होंने काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी इस टाइम पीरियड पे। इन्होंने हेल्प करा ट्रांसलेट करने में इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को, लाइक उपनिषद एंड द भगवत गीता, किसमें, इनटू मराठी, यानी उन्होंने उपनिषद को, भगवत गीता को मराठी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा, ठीक है, ट्रांसलेट करवाया कह सकते हो, और मेकिंग देयर फिलोसफी एक्सेसिबल टू द पीपल, ताकि लोगों तक इनकी जो फिलोसफी है वो पहुंच पाए। इनमें से कुछ ने ऑल्सो फोकस किया सोशल ऑर्गेनाइजेशन में और पॉलिटिकल अवेयरनेस में, ठीक है, किस तरीके से सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना है, पॉलिटी को कंटिन्यू करना है, ये सभी चीजें भी इन लोगों ने बताई। लाइक सिख गुरुज ने जैसे बताया था, गुरु गोविंद सिंह जी ने, एंड उनके जो बाकी के 9 गुरुज थे, उन्होंने जो बताया था उसी फिलोसफी पे ये भी चलते थे। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, सोसाइटी ने एक्वायर करा सॉलिड कल्चरल फाउंडेशन। क्या फाउंड किया, सॉलिड कल्चरल फाउंडेशन फाउंड किया, जिसने उनको हेल्प करा लेटर मराठास को कि वो ऑर्गेनाइज हो पाए एक पॉलिटिकल पावर में, ऑर्गेनाइज हो पाए एक पॉलिटिकल पावर में। कह सकते हो 17th सेंचुरी तक
कुछ मराठा चीफ्स जो थे उन्होंने अर्ली अटेम्प्ट करे, ट्राई करा कि वो अपनी सोवरेनिटी को, अपनी पावर को एस्टेब्लिश कर पाएँ, बट वो अनसक्सेसफुल रहे, ठीक है? प्रूव्ड टू बी अनसक्सेसफुल। जब तक शिवाजी नहीं आए थे, जब तक वो अनसक्सेसफुल रहे, फिर शिवाजी जब आए, तो वो पावर में जब आए तो उन्होंने मराठास को एक साथ लाया, बिकॉज़ अभी तक ये अलग-अलग तरीके से लड़ते थे, मतलब अलग-अलग ग्रुप्स में मराठास लड़ते थे। बट शिवाजी जी ने सबको एक यूनिफाई किया, यूनाइट किया और सब लोग मिलके फिर साथ में लड़ते थे। बट ये शिवाजी जी हैं कौन? ठीक है? इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कह सकते हो कि जो मराठा एम्पायर की फाउंडेशन थी, ठीक है? वो शिवाजी जी ने रखी थी। 1630 में शिवाजी जी जो है बॉर्न होते हैं इन द भोसले क्लैन ऑफ टू शाहजी एंड जीजाबाई, ठीक है? और इस टाइम पे शाहजी जो थे वो दक्कन सुल्तानेत के यहाँ सर्व करते थे, सर्विसेज देते थे एंड वर ऑफन अवे फ्रॉम हिज फैमिली, और ज्यादातर टाइम अपने घर से दूर रहते थे। मीनवाइल जो उनकी जागीर थी, जो उनकी एस्टेट थी, जहाँ पे वो उनका ज़मीनें थी, कह सकते हो जागीर उस टाइम पे किसको कहते थे? जागीर वाज़ अ पीस ऑफ लैंड, एक ज़मीन का टुकड़ा जो कि किंग जो है और या रूलर जो है सम किसी को देता है जागीर के तौर पे। और जागीरदार भी आप नाम सुनते हो, जो कि नोबल थे। लाइक इनके फादर जो शाहजी थे वो डेक्कन प्लेट्यूस के यहाँ पे, राजाओं के यहाँ पे सर्व करते थे। तो एज़ अ भेंट उनको जागीर मिली हुई थी, एज़ अ रिवॉर्ड फॉर देयर सर्विस। और ये जो पर्सन थे हु गॉट द जागीर कुड कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द लैंड एंड यूज़ द मनी टू टेक केयर ऑफ देयर नीड्स एंड हेल्प द किंग व्हेन नीडेड, ठीक है? एंड इनके पास अथॉरिटी होती थी जागीरदार्स के पास कि ये जागीर वाली जो लैंड है, वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और अपना पालन-पोषण करेंगे और जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू होगा वो किंग को देंगे, ठीक है? तो पुणे में इनकी जागीर थी और शिवाजी जो है ग्रीव हुए अंडर हर मदर वॉचफुल आइज ऑफ जीजाबाई, ठीक है? एंड सम ट्रस्टेड ऑफिशियल्स जो काफी अच्छी इनको वैल्यूज और एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? इस टाइम पे जो पुणे रीजन था वो डीपली कांस्टेंट इनफाइटिंग चल रहा था दक्कन सुल्तान्स का विद द होम द मराठा सर्व व्हिच कॉज्ड मच हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल, ठीक है? तो इस टाइम पे जो पुणे रीजन था वो डीपली अफेक्टेड था बाय द कांस्टेंट इन फाइटिंग बिटवीन द डेक्कन सुल्तान्स whom the Marathas served, ठीक है, which caused much hardship for the common people। तो डेक्कन सुल्तान्स के अंदर जो रूल कर रहे थे उनके आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, जिससे कॉमन लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही थी। ये जो पेंटिंग है ये शिवाजी जी की है, जो कि 1680 में बनाई गई थी और ये ब्रिटिश म्यूजियम में रखी गई है। जब वो 16 साल के थे शिवाजी जी, तो उन्होंने एक मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया था, जिससे उन्होंने फर्स्ट कंसोलिडेट किया था होल्ड अपना पुणे के ऊपर, ठीक है? बाय कैप्चरिंग नेग्लेक्टेड एंड अनकंट्रोल्ड अनऑक्युपाइड फोर्स, और उनको स्ट्रेंथन किया अपने डिफेंसेस को। उनका एक विजन था, एक एम था कि वो सॉवरन किंगडम बनाए जिसका नाम होगा जो स्वराज्य को फॉलो करेंगे, ग्रीव और सेल्फ रूल कहते हैं जिसको, और एक बाकी सालों में एक्सटेंड करते हैं अपनी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एस्पेक्ट को, जो कि हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ पे जो नीचे इमेज है, ये इनका एक फोर्ट था मराठास का, सिंधुगढ़ फोर्ट की इमेज है ये। ये महाराष्ट्र गोवा के बॉर्डर पे है और सेवरल नेवल यहाँ पे फोर्टिफिकेशंस हैं जो मराठास ने बनवाई थी, ताकि नेवी के दौरान जब इनको शिप्स के थ्रू ट्रेवल करना हो तो ये इजिली इस यहाँ से ट्रेवल कर पाए, ठीक है? कह सकते हैं कि शिवाजी जी का जो किंगडम था वो काफी ज्यादा एक्सपेंड हुआ उनके आने के बाद वेस्ट कोस्ट पे, एंड टू सिक्योर एक्सेस टू रिसोर्सेज ऑफ कोस्टल रीजन्स। इन्होंने क्या किया? एक नेवी बनाई, ठीक है? शिवाजी जी ने नेवी बनाई। ये एक रिवोल्यूशनरी स्टेप था उस टाइम पे, अपनी नेवी बनाना, खुद की नेवी बनाना, क्योंकि कोई इतने जल्दी सोचता नहीं था अपनी नेवी बनाना। कंपैरिजन करें तो बीजापुर जो सल्तनत था, जो कि आदिल शाही डायनेस्टी रूल कर रही थी, उनके पास सिर्फ मर्चेंट शिप्स थे। मर्चेंट शिप्स मतलब ट्रेड के पर्पस के लिए शिप्स होते थे, ना कि लड़ाई के लिए। लेकिन इनके पास फुल टाइम नेवल फोर्स नहीं थी जो कि इनके कोस्ट को, इनके जो कोस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर पाए। मुगल्स के पास भी कह सकते हो कि नहीं थी और काफी लिमिटेड थी। लेकिन मराठा नेवी जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग हुई, एमर्ज हुई, और इन्होंने इस हुज एक्सपर्ट्स बिकेम लेजेंडरी, ठीक है? बहुत ज्यादा लेजेंडरी काम किया। अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने पावरफुल एनिमीज, मतलब पावरफुल एनिमीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए शिवाजी हैड रिकोर्स टू द टेक्निक ऑफ गोरिल्ला वॉरफेयर। जैसे मैंने बोला, गोरिल्ला वॉरफेयर ये टेक्निक अपनाते थे। यहाँ पे कैसे थे, स्मॉल ग्रुप्स में पीपल होते थे जो फोकस क्या था, स्पीड, सरप्राइज और नॉलेज, ठीक है? टेरेन की नॉलेज, और अपने बिगर एनिमीज को ये इस तरीके से हराते थे।
उनका जो सक्सेस था वो सून इनवाइटेड द रेथ ऑफ बीजापुर सल्तनत को इन्होंने, ठीक है, झटका दिया, विच सेंट टू विटेरियन जनरल अफजल खान टू कन्फ्रंट विद हिम। एंड उसके बाद अफजल खान इनके साथ डायरेक्टली कन्फ्रंट करता है। शिवाजी और उनके एडवाइजर्स मैनेज टू कन्विंस अफजल खान टू मीट हिम फॉर वन ऑन वन मीटिंग एट द फुट ऑफ प्रतापगढ़ फोर्ट एमिड थिक फॉरेस्ट, ठीक है। तो शिवाजी जी के जो एडवाइजरीज थे उन्होंने एक मीटिंग रखवाई बिटवीन शिवाजी एंड अफजल खान, ठीक है। शिवाजी शिवाजी एंड अफजल खान के बीच में, ठीक है। तो क्या होता है, एक प्रतापगढ़ फोर्ट में इनकी ये वो चली मीटिंग, जिसमें अफजल खान जो है उनको बुलाता है फॉर द मीटिंग पर्पस, बट अफजल खान उनको धोखा देता है एंड गले मिलता है तो उनके पीठ पे वार करता है। लेकिन शिवाजी जी को, ठीक है, उन्होंने कवच पहना होता है, वो हमेशा प्रिपेयर रहते हैं इन सब चीजों के लिए, वो एस्केप कर लेते हैं। और उनके पास एक टाइगर क्लॉ होता है, अभी मैं दिखाऊंगा इमेज में। वो टाइगर क्लॉ से, एक सिर्फ टाइगर क्लॉ से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और अफजल खान को मार देते हैं। तो ये आपने काफी टीवी सीरियल्स भी आते हैं मराठास के शिवाजी से रिलेटेड, तो उसमें आपने देखा होगा किस तरीके से वो मारते हैं। यहाँ पे जो शिवाजी होते हैं, जैसे मैंने बोला, वो अफजल खान को मार देते हैं एंड द मराठास हिडन इन द माउंटेन्स रूटेड द खान्स आर्मी एंड गोरिल्ला अटैक। और जो खान की आर्मी होती है उस पर गोरिल्ला अटैक करके उसकी आर्मी को भी ये लोग मार देते हैं मराठास, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं कि शिवाजी जी जो थे विक्टोरियस हुए, ठीक है, ठीक है, और ये मर गया, ठीक है, ये मर गया था। तो ये वाघ नाग कहते हैं हिंदी में, ये स्मॉल वेपन है जो शेप लाइक अ टाइगर क्लॉ, टाइगर के हाथ के पंजे की तरह है, जो शिवाजी जी ने यूज करा था अफजल खान को मारने के लिए, ठीक है। देखो ये आज भी आप देख सकते हो इसकी इमेज ये रही। और जैसे ही फिर इन्होंने अफजल खान को मारा, उसके बाद मुगल एक नोबल मैन था जिसका नाम था शाइस्ता खान, इसने इन्वेट करा मराठा टेरिटरीज पे, शिवाजी की टेरिटरीज पे काफी सारी आर्मी के साथ, और ये 3 साल तक अटैक करता था। फाइनली विद कुछ सोल्जर के साथ शिवाजी ने शाइस्ता खान के कैंप पे रेड मारी, ठीक है, और खान बेयरली एस्केप हुआ, वहां से दुम दबाकर भागा, ठीक है, इस रेड से, और उसने काफी सारी अपनी उंगलियां खो दी इसमें, एंड प्रॉम्प्टली लेफ्ट महाराष्ट्र और लेफ्ट महाराष्ट्र। तो ये डेयरिंग रेड जो थी ये रिजेंबल कराती है मॉडर्न डे सर्जिकल स्ट्राइक को। लाइक आपने सर्जिकल स्ट्राइक सुना होगा, आर्मी ने पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, यानी चोरी छुपे रेड करते हैं, ठीक है, और दुश्मन का सफाया करते हैं। ये आज के मॉडर्न डे सर्जिकल स्ट्राइक को दर्शाता है, उस टाइम का मराठा शिवाजी जी का ये रेड ऑन द शाइस्ता खान। तो सर्जिकल स्ट्राइक मिलिट्री अटैक होता है, जो इंटेंट, इसका बेसिक इंटेंशन ये होता है कि डैमेज करना एक स्पेसिफिक टारगेट को, मिनिमल से मिनिमल, अपने मिनिमल अपना खुद का डैमेज कम हो और सामने वाले का डैमेज सबसे ज्यादा हो। और एज अ रिटेलिएटरी एक्शन फॉर द 3 year long wave of attacks, शिवाजी sacked सूरत, अ वेल्दी पोर्ट सिटी ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है। तो वो मुगल एम्पायर के ऊपर अटैक अपना करते हैं, ओ सॉरी, मुगल एम्पायर के ऊपर अटैक करते हैं, सूरत को कैप्चर कर लेते हैं जो गुजरात में है। वहां पे उनको एनॉर्मस ट्रेजर, खजाना मिलता है, जो कि 1 करोड़ रुपए के बराबर था। उस टाइम का 1 करोड़ बहुत ज्यादा होता था, कह सकते हो 1 करोड़ उस टाइम का 100 करोड़ के बराबर था, एक्सट्रीमली लार्ज सम ऑफ, ठीक है, फॉर द टाइम, ठीक है। हाउएवर ही वाज केयरफुल नॉट टू अटैक रिलीजियस प्लेसेस एंड ही वाज स्पेयर्ड द हाउस ऑफ मोहनदास पारिक, एक चैरिटेबल मैन, उसके हाउस को वो छोड़ देते हैं और वो रिलीजियस प्लेसेस को अटैक नहीं करते। ही सैक्ड सूरत अगेन आफ्टर फ्यू ईयर्स, और कुछ सालों बाद फिर वो सूरत पे अटैक करते हैं। इस इवेंट से क्या होता है, बिकेम सो फेमस दैट दे अपीयर्ड इन द लंदन गैजेट। तो लंदन गैजेट के अंदर उनका नाम आता है शिवाजी जी का, ठीक है। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर जो था उस टाइम पे, जो ब्रिटेन में चलता था, विच कन्वेड, किस तरीके से शिवाजी जो थे रोड टू ऑल यूरोपियन डिप्लोमेटिक एजेंट्स इन सूरत डिमांडिंग इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मनी, फॉइलिंग विच ही वुड रिटर्न एंड ruin द सिटी। तो जो सूरत में ट्रेड करते थे उस टाइम पे पोर्चुगीज और इंग्लिश, ठीक है, उनको डायरेक्ट कन्फ्रंट करते थे और कहते थे कि आप हमें इतना सम ऑफ मनी दीजिए, अदरवाइज हम आपके ऊपर रेड करेंगे, ठीक है। तो इतनी धाक थी शिवाजी जी की।
तो इसी मारे उन्होंने इंग्लिश न्यूज़पेपर पे उनका नाम भी छपवाया था सर शिवाजी के बारे में। द सैकिंग ऑफ सूरत वाज ग्रेट इंसल्ट टू द माइट एंड प्रेस्टीज मुगल एम्पायर। तो ये जो मराठा अटैक करते थे ऑन द सूरत, उस टाइम पे मुगल के कंट्रोल में था गुजरात। ये एक बड़ी बेइज्जती थी मुगल एम्पायर की। देयरफॉर औरंगजेब ने अपने एक एबल कमांडर जिनका नाम था जय सिंह उसको भेजा, एक राजपूत जनरल था, कि वो शिवाजी को हराए। अगेंस्ट हिम शिवाजी हैड टू कंसीड डिफीट एट पुरंदर फोर्ट नियर पुणे, और यहाँ पे शिवाजी जी हार जाते हैं और सुलह करते हैं, एक ट्रीटी करते हैं, और वहां पे अपने काफी सारे फोर्ट्स को वो मुगल एम्पायर को दे देते हैं, साइजेबल पार्ट ऑफ हिज किंगडम। और उनका जो सन था, बेटा था संभाजी, उसको भी मुगल सर्विसेज में एंटर करना पड़ता है। ठीक है, शिवाजी के साथ संभाजी भी जाते हैं, जब वो हार जाते हैं तो वो दोनों लोग जाते हैं फिर मुगल्स के पास। ठीक है, शिवाजी वॉज परसुएडेड बाय जय सिंह, ठीक है, टू विजिट द मुगल कोर्ट एट आगरा। तो शिवाजी जी जो थे वो परसुएट, जय सिंह उनको परसुएट करते हैं, कि मनाते हैं कि आप जाओ और मुगल कोर्ट में एक बार विजिट करो, वेयर ही वॉज मेड टू स्टैंड बिफोर औरंगजेब। लेकिन वहां पे उनको काफी ज्यादा इंसल्ट फेस करना पड़ता है, बिकॉज औरंगजेब उनको पीछे खड़ा कर देता है। एंड मुगल जनरल whom he had defeated earlier, जिसको मुगल जनरल को पहले हरा चुके थे उसके पीछे खड़ा कर देते हैं। इंसेंस्ड एट दिस इंसल्ट शिवाजी जो है वो stormed आउट ऑफ द कोर्ट, वो कोर्ट से बाहर निकल जाते हैं। फॉलोइंग विच औरंगजेब उनको हाउस अरेस्ट में रखता है, यानी जेल में बंद कर देता है। और फिर लेकिन शिवाजी यहाँ से भागने में कामयाब होते हैं। टू एस्केप दिस शिवाजी डिवाइस अ स्ट्रेटजी, वो एक स्ट्रेटजी अपनाते हैं। ही स्टार्टेड डिस्टिंग्विश डिस्ट्रीब्यूटिंग गिफ्ट्स टू होली मैन एंड मुगल जनरल्स। क्या करते हैं वो, मुगल जनरल्स को और वहाँ के जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, ठीक है, जो डिवोशनल लोग हैं, उनको वो गिफ्ट्स ऑफर करते हैं। इस गिफ्ट्स में फ्रूट्स होते हैं और स्वीट्स होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, जो बड़ी-बड़ी बास्केट्स में वो देते हैं शिवाजी, जब उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। मतलब जेल में बंद नहीं करते, मतलब वो क्या करते हैं ना औरंगज़ेब, उनको जैसे आप कह सकते हो कि आप उनका एक घर या किला दे देते हैं, और वहाँ पे उनको वहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, वो उसी किले में ही रह सकते हैं। लेकिन वो एक स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि मैं सबको क्या करते हैं, वो सभी जनरल्स को, आर्मी जनरल्स को और होली मेन्स को वो गिफ्ट देते हैं, फ्रूट्स और स्वीट्स देते हैं। द गार्ड इनिशियली चेक देम, जो गार्ड जो होता है वो स्टार्टिंग में चेक करता है, बट बाद में वो चेक नहीं करता। एक्सपेक्टिंग दिस शिवाजी और उनके बेटे जो हैं उसी के अंदर बैठ के ठीक है, उसी बास्केट में बैठ के वहां से निकल जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं। औरंगजेब कुड नॉट कैप्चर शिवाजी अगेन, एंड इसके बाद शिवाजी जी को वो अगेन दोबारा कैप्चर नहीं कर पाता औरंगजेब। ठीक है, और उसके बाद कैप्चर तो नहीं कर पाता, बट शामाजी को वो एग्जीक्यूट करता है एट द एंड, जब वो पकड़ा जाते हैं शामाजी को। ठीक है, जो भी मूवी आई छावा, उसको देखोगे तो उसमें दिखेगा कि किस तरीके से वो शामाजी को एंड में मार देता है टॉर्चर करके। देखो ये कोर्ट सीन है, शिवाजी ऑन हिज थ्रोन, शिवाजी अपने थ्रोन पे बैठे हुए हैं और वो आए हुए विजिटर्स को मिल रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराजा पार्क, मुंबई में जो है। कुछ सालों बाद 1674 में शिवाजी जी को कोरोनेट करते हैं, उनको उनका राज्याभिषेक होता है, काफी सारी वैदिक प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करके, एट द स्ट्रॉन्ग माउंटेन फॉरेस्ट ऑफ रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ के किले के ऊपर उनका राज्याभिषेक होता है। इस फॉर्मल टाइटल आफ्टर द कोरोनेशन वॉज श्री राज शिवा छत्रपति, और उनको श्री राज शिवा छत्रपति का टाइटल मिलता है। एंड लाइक सम पास्ट रूलर्स ही स्टार्टेड हिज ओन एरा, द राज्याभिषेक, द राज्याभिषेक शका। ठीक है, तो कह सकते हो कि अपना राज्याभिषेक शाक कैलेंडर वो लॉन्च करते हैं। ठीक है, साका एरा जब आया था, साकास का रूल आया था, तो उन्होंने अपना एक कैलेंडर लॉन्च किया था। उसी तरीके से राज्याभिषेक के बाद उन्होंने राज्याभिषेक साका अपना लॉन्च किया एरा। ठीक है, आफ्टर द शिवाजी एम्बार्क्ड अपॉन कॉन्क्वेस्ट ऑफ साउथ, वो साउथ की तरफ जाते हैं और साउथ को वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, और इसी के बाद उनका नाम पड़ता है दक्षिण दिग्विजय। दक्षिण दिग्विजय उनका नाम पड़ता है, जिसमें इंक्लूडेड होते हैं इंपॉर्टेंट और इल डिफेंडेड रीजन्स, जो कि आज के प्रेजेंट डे नॉर्दर्न तमिलनाडु के पार्ट हैं और कर्नाटका के पास है, जो अभी हम मैप पे देखेंगे। दिस सदर्न एक्सटेंशन जो है ये मराठास को एक ग्रेट स्ट्रेटेजिक डेप्थ देता है अगेंस्ट द मुगल इन्वेजन। ठीक है, अगेंस्ट द मुगल इन्वेजन। ठीक है, काफी सारी चीजें यहाँ पे समझने को मिली। ठीक है, 1674 में क्या होता है,
1674 में उनका कोरोनेशन होता है। फिर वो क्या करते हैं, अपना एक क्या कहते हैं, राज्याभिषेक साका लॉन्च करते हैं और फिर वो अपने आप को क्या टाइटल देते हैं, दक्षिणा दिग्विजया, जो कि पार्ट्स हैं नॉर्दर्न तमिलनाडु के। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इतना समझा। ये मैप है। शिवाजी का जो किंगडम था वो इस टाइम पे किस तरीके से था, कह सकते हो 1680 के टाइम पे। ठीक है, वो यहाँ पे दर्शाया गया है कि ये रीजन तो उनके कंट्रोल में था ही, यहाँ पे भी ये अटैक करते हैं। इसके बाद वो टाइटल लेते हैं दक्षिण विजय। ठीक है, साउथ में शिवाजी जो हैं डच को ट्रेड करने से रोकते हैं और डच स्लेव ट्रेड भी रोकते हैं। At the time, Europeans were capturing the selling Indians and slaves encountered no opposition from the Indian powers until Shivaji intervened. His stance on the subject was abuse showed his deep concern for his subjects. तो ये दर्शाता है कि कितना ज्यादा वो अपने अपने लोगों के, अपनी जनता के प्रति भावुक थे और उन्होंने इसको रोका तुरंत की तुरंत। तो यहाँ पे देखोगे आप, ये मुंबई, ये रायगढ़, ये प्रतापगढ़ फोर्ट है। ठीक है, ये सारा रीजन इनके कंट्रोल में था और उसके बाद इन्होंने ये रीजन को भी, ठीक है, एक्वायर करा। ठीक है, एक फीवर आया शिवाजी की लाइफ में, जो कि व्हेन ही वाज 50, जब वो 50 इयर्स के थे तो उनको काफी ज्यादा बीमार हो गए। ही वाज अ मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट, एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट के थे, एक ट्रू विजनरी थे और विद इन हिज लाइफ टाइम, अपने पूरी लाइफ टाइम में वो हिज एक्सप्लॉइट्स हैड बिकम लेजेंडरी। ठीक है, अक्रॉस इंडिया एंड बियॉन्ड। तो यूरोपियंस जो हैं उनको कंपेयर करते हैं अलेक्जेंडर के साथ, जो अलेक्जेंडर था उसके साथ उनको कंपेयर किया जाता है और बुंदेला प्रिंस छत्रसाल के साथ उनका कंपैरिजन होता है, बिकॉज उन्होंने काफी हीरोइक डीड्स किए थे। ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट किंगडम मेंटेन कर पाते हैं बुंदेलखंड रीजन में, डिवाइड प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, तो फेमस हिंदी पोएट थे वहां के उस टाइम पे, भूषण स्पेसिफिकली केम टू महाराष्ट्र। ठीक है, एक भूषण जी थे, फेमस हिंदी पोएट भूषण जी, और शिवाजी से मिलने वो आते हैं और वो कंपोज करते हैं उनके प्रेज में पोएम्स, सम ऑफ विच रिमेन फेमस टू दिस डे। और आज के टाइम पे भी कुछ ऐसी पोएम्स हैं जो आज के टाइम पे भी गाई जाती हैं इन प्रेज ऑफ शिवाजी। अब हम देखेंगे कि मराठास किस तरीके से आगे बढ़ते हैं आफ्टर द शिवाजी। शिवाजी की डेथ के बाद किस तरीके से, जो 1680 में उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद कैसे होते हैं। कहते हैं कि शिवाजी के दो बेटे थे, एक थे सांबाजी और एक थे राजा राम। शिवाजी, आफ्टर शिवाजी डेथ, सांबाजी जो थे वो छत्रपति बन जाते हैं। ठीक है, और देखा गया है वो कैसे रूल करते हैं। तो मराठा जो थे वर द ओनली ऑब्स्टेकल टू द टोटल मुगल कंट्रोल, यानी डेक्कन रीजन के अंदर मराठास ने मुगल्स को आने नहीं दिया और कह सकते हैं कि वन ऑफ द मेजर, कह सकते हैं कि डिफेंस था वो मराठास। औरंगजेब ने डेक्कन में इन्वेड करा। देखो, शिवाजी जी की डेथ हो गई थी 1680 में और औरंगजेब 1707 तक रूल करता है, यानी इसके बीच में वो काफी ज्यादा अटैक करता है। ठीक है, औरंगजेब इन्वेड करता है डेक्कन को, कॉन्कर कर लेता है बीजापुर को और आदिल शाही और गोलकोंडा कुतुब शाही डायनेस्टी सल्तनत को, और उसके बाद वो संभाजी को भी कैप्चर कर लेता है और आफ्टर उनको टॉर्चर करके ब्रूचुअली एग्जीक्यूट करता है। एंड में देखा है आपने मूवी में भी, छावा मूवी में, कि वो मार देता है एंड में। उनके बाद वो रायगढ़ किले को हथिया लेता है, जो कि मराठा की कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, तो देखा हमने कि जो टोटल मुगल कंट्रोल था डेक्कन पे वो आने लगा और उन्होंने डेक्कन रीजन को कॉन्क्वायर करा एंड कॉन्क्वायर वो बीजापुर रूल को भी, जो आदिल शाही डायनेस्टी के अंदर था, और गोलकोंडा को भी, जो कुतुब शाही डायनेस्टी के था, उसको भी वो एक्वायर कर लेता है। एंड आखिर में वो सांबाजी को एग्जीक्यूट करके रायगढ़ फोर्ट को अपने आप अपने अंडर में ले लेता है। देखो, शामा जी के बाद राजा राम, जो उनके भाई थे, वो छत्रपति बन जाते हैं एंड फ्लेड टू जिंजी। जिंजी जो प्रेजेंट डे तमिलनाडु में है, वो वहां चले जाते हैं। लाइक एक बार मैप पे देखना। ठीक है, ये जिंजी का किला देखो, ये दिख रहा है, ये जिंजी का किला है। ये काफी कह सकते हो कि इसको भेदना मुश्किल था, जिंजी का किला। एंशियंट हिस्ट्री में भी कह सकते हो कि इसकी कह सकते हो, मॉडर्न इंडिया में देखोगे तो अभी आप, तो मॉडर्न इंडिया में देखते हैं कि जिंजी का किला काफी ज्यादा था, मतलब मजबूत था। तो वो जिंजी चले जाते हैं राजा राम जी, ताकि उनको औरंगजेब ना मार पाए। तो मुगल मराठा कन्फ्लिक्ट था, उसके बाद वो साउथ तक एक्सपैंड करता है। मराठा स्टॉन्चली डिफेंडेड देयर फोर्ट्रेस, अपने फोर्ट को वो बचाते हैं।
और ऑफन हैड एन अपर हैंड ओवर द मुगल्स इन बैटल्स एंड स्किर्मिशेस। तो जो भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं मुगल्स और मराठास के बीच में, उसमें कभी कभी देखा गया कि मराठा जो है वो जीत जाते हैं। औरंगजेब वॉज दस अनेबल टू लीव दक्कन एंड डाइड विदाउट हैविंग सक्सीडेड इन सबड्यूएटिंग द मराठास। दक्कन को लीव नहीं छोड़ नहीं पाता वो इसी वजह से, और कभी हरा भी नहीं पाता मराठास को। ठीक है, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो कह सकते हैं कि मराठा जो थे वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे अगेंस्ट द मुगल्स। नो लॉन्गर ऑन द डिफेंसिव, मराठास लेड बाय ताराबाई, राजा राम जी की जो वाइफ थी ताराबाई, ठीक है, वो एक लार्ज स्केल इन रोड्स का डेवलपमेंट करती हैं इनटू द मुगल टेरिटरीज, इवेंचुअली कंक्वरिंग द लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया। इन रोड का मतलब अटैक करती हैं मुगल टेरिटरी पे ताराबाई, राजा राम जी की वाइफ, एंड काफी सारे एक एरिया को वो एक्वायर करने की कोशिश करती है। ड्यूरिंग दिस रैपिड एक्सपेंशन, कहते हैं कि जब औरंगजेब मर गया था, औरंगजेब की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद जो मुगल्स थे वो काफी वीक थे। तो इसी का फायदा मराठास ने उठाया और अपने आप को रैपिडली एक्सपेंड किया। ठीक है, एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। और इन्होंने एक सेंट्रलाइज स्टेट बनाई, यानी पूरा मराठा एम्पायर एक सेंट्रलाइज स्टेट के अंडर काम करेगा। और वहां के जो एक छत्रपति थे और एक कह सकते हो कि पीएम होते थे शिवाजी के टाइम पे, सॉरी, द स्टेट फ्रॉम शिवाजी टाइम टू गिव अ मोर डिसेंट्रलाइज नेचर स्ट्रक्चर। शिवाजी के टाइम पे काफी ज्यादा डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर था, यानी पावर जो है सबके हाथ में थी, डिवाइडेड थी, बट बाद में इसको सेंट्रलाइज कर दिया गया। स्टिल नॉर्मली सेंटर्ड अराउंड द छत्रपति बट विद द चीफ विल्डिंग मोर पावर। ठीक है, इन पर्टिकुलरली जो पेशवा था, पेशवा का जो एक पोजीशन इमर्ज हुई, पेशवा जिसको प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं मराठास के अंदर, उनका उनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था ओवर द छत्रपति हिमसेल्फ। पेशवा बाजीराव फर्स्ट और उनके सन नाना साहेब पेशवा, कह सकते हो इंस्ट्रूमेंटल थे इन पैन इंडिया एक्सपेंशन ऑफ मराठास। जो मराठास की टेरिटरी छोटी सी थी उसको बहुत बड़ा एक्सपैंड करा, और उनको उन्होंने एक डायलॉग दिया था, फ्रॉम अटक टू कटक। ठीक है, फ्रॉम अटक टू कटक, इतना उनको रूल अटैक मतलब करना था। फ्रॉम कटक जो कि हमारा उस वाले रीजन में है, कलकत्ता, सॉरी, वो वाले रीजन में, वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, टू द अटक अफगानिस्तान, आई थिंक अफगानिस्तान है, पर देखते हैं। तो जो मराठास थे उन्होंने काफी सारे पार्ट्स को इंडिया के अंदर लाए अंडर देयर कंट्रोल, और जनरली उसको काफी अच्छे से रूल करा। उनके साथ काफी सारे रीजनल चीफ्स थे, ठीक है, जिन्होंने काफी सारी पावर और ऑटोनॉमी भी एक्वायर करी। दिस ऑल्सो रिजल्टेड इन ओकेजनल इनडिसिप्लिन, इसकी वजह से कभी कभी वो इनडिसिप्लिन हो जाते थे और जो रूल होता था उसको अच्छे से फॉलो नहीं करते थे। इन स्टार्क कंट्रास्ट विद द शिवाजीज वैल्यूज। ठीक है, फॉर इंस्टेंस जो मराठा की 10 ईयर कैंपेन था बंगाल में, इन्फ्लिक्टेड मच क्रुएल्टी एंड डिवास्टेशन ऑन द कॉमन पीपल। उसने काफी ज्यादा क्रुएल्टी दर्शाई उन द पीपल ऑफ द एरिया, बिकॉज वो शिवाजी के वैल्यू को कभी कभी फॉलो नहीं करते थे। ठीक है, मराठास जो आगे वाले मराठास थे। यहाँ पे जो इमेज है ये छत्रपति शाहू महाराज की है, संभाजी के सन थे ये, संभाजी के बेटे शाहू महाराज। ये राइट साइड पे बैठे हैं, कोटिंग फैल्कन इन काउंसिल ऑफ नाना साहेब पेशवा, नाना साहेब पेशवा के साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन जब वो करते हैं तो मराठास जो है ब्रीफली जो कंट्रोल कर लेते हैं कौन कौन से एरिया को, लाहौर को, अटक को, मैंने बोला पाकिस्तान में, सॉरी अफगानिस्तान पाकिस्तान बोला तो वही वाला एरिया अटक, और पिशावर को जो कि मॉडर्न डे पाकिस्तान में है। दे फॉट विद अफगान्स and despite suffering disastrous defeat at Panipat in 1761, they quickly recovered during the time of Peshwa Madhav Rao first. कहते हैं कि सदाशिव राव, ठीक है, सदाशिव राव जो थे, ठीक है, उनके अंडर में बैटल ऑफ पानीपत होती है, बट वो हार जाते हैं। ठीक है, वो हार जाते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, पेशवा होते हैं उनके अंडर एक सदाशिव राव जी होते हैं, वो लड़ाई करने जाते हैं बट वो हार जाते हैं। लेकिन 1761 में, लेकिन वो वापस क्विकली जो है अपने आप को रिगेन करते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ माधवराव फर्स्ट। ठीक है, और महाजी सिंधिया, दो इंपॉर्टेंट रूलर थे जो कह सकते हो आफ्टर सदाशिव राव आए, उनको महाजी सिंधिया भी कहते हैं। एंड उन्होंने वापस दिल्ली को कैप्चर कर लिया इन द 1771, which remained their control till British captured it for 3 decades later। और 30 साल बाद, मतलब 30 सालों तक वो दिल्ली को कैप्चर करके रखते हैं, वहां के थ्रोन को, मराठास। लेकिन फिर एंड में क्या होता है, ब्रिटिशर्स आते हैं और वहां से उनको थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में उनको हरा देते हैं। कहते हैं कि बाकी के 18वीं शताब्दी के जो बाकी का टाइम था
वहाँ के जो चीफ थे राइवल्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर द मराठास, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जो थे उनके फिर अगले कंटेंडर थे, चीफ राइवल्स थे। मुगल्स को तो वो हरा चुके थे, फिर ब्रिटिशर्स आए और उनके साथ उनकी लड़ाई झगड़ा होता था। तो 3 एंग्लो मराठा वॉर जो हुई लड़ी गई, जो कि बिटवीन 1775 टू 1880 लड़ी गई, ठीक है। Owing to the Marathas' increased internal disunity and the superior organizational and technological abilities of the British, they succeeded in ending Maratha power. In effect, the British took India from Marathas more than from the Mughals or any other power. तो कहते हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ, लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में जो मराठा के अंदर की जो यूनिटी थी वो टूटने लगी, एकता टूटने लगी और डिस्प्यूट होने लगे फॉर द पावर ऑफ, फॉर द पोजीशन ऑफ छत्रपति और पेशवा, ठीक है। एंड इसके कारण क्या हुआ, वो ब्रिटिशर्स के साथ कुछ लोग मिलके अपने ही राज्य के खिलाफ लड़ाई करवाते थे। एंड इसकी वजह क्या हुआ कि मराठा एम्पायर वीकन हो गया और एट द एंड वो हार गया, ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स ने फिर सारे एरिया को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। तो ये जो एक इमेज है ये आपको दिखेगी, यहाँ से लेके देखो ये अटक येरा रीजन, ठीक है, अफगानिस्तान, आई थिंक ये अफगानिस्तान ही है। और कटक, ये देखो मैंने बताया था आपको इनका एक मोटो था, फ्रॉम अटक टू कटक, यहाँ तक का इनको एरिया कैप्चर करना था और इन्होंने करा भी था। ये बाजीराव जी का कह सकते हो कि एम था कि उनको ये वाला उन्होंने स्लोगन दिया था, फ्रॉम अटक टू कटक, और ये वाला इतना बड़ा रीजन इन्होंने कैप्चर कर लिया था, ठीक है। और कह सकते हो कि अगर किसी के पास पावर थी ब्रिटिशर्स को हराने की और मुगल्स के बाद अपना एम्पायर बड़ा करने की, तो वो सिर्फ मराठास के पास थी। बट बिकॉज ऑफ इंटरनल डिसयूनिटी और डिस्प्यूट्स वो लोग ऐसा कर नहीं पाए और हार गए, ठीक है। तो काफी सब फेमस पुणे, सतारा, कोल्हापुर, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो कि यहाँ लिखे गए हैं। डिड यू नो दैट नाना फडनवीस एक पावरफुल ऑफिशियल थे, एक पोजीशन पे थे अंडर द पेशवास, इज क्रेडिट विद ऑर्गेनाइजिंग द फर्स्ट पैन इंडिया एंटी ब्रिटिश अलायंस। उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक अलायंस क्रिएट किया था नाना फडनवीस जी ने, जो कि पेशवा थे। और उन्हीं के अंडर जो है नाना सदाशिव राव जी ने, ठीक है, लड़ाई करना चाहा था अगेंस्ट द, किसके अगेंस्ट, अहमद शाह अब्दाली के। He even united the old adversaries like हैदर अली, मैसूर और निजाम ऑफ हैदराबाद इन द एंडेवर। और वो काफी सक्सेसफुल हुए थे नाना फडणवीस जी, ठीक है। इन सॉरी, ये मैंने जो स्टोरी बताई ये पहले की है, नाना फडणवीस की बात की स्टोरी है, ठीक है। वो जो मैंने अभी स्टोरी बताई वो किसी और की थी, जो मैंने बताया सदाशिव राव वाली डिफरेंट थी, ठीक है। नेम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। नाना फडणवीस जो थे ऑफिशियल थे और उन्होंने हैदर अली को और हैदराबाद ऑफ निजाम को मिलाया अपने साथ, ताकि वो एम्पायर ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लड़ पाए, बट वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ठीक है। ये इमेज है, एक मुराल पेंटिंग है। मुराल पेंटिंग क्या होती है, जो कि वॉल पे करी जाती है। मुराल जो है, मुराल पेंटिंग इज अ पेंटिंग दैट इज डन ऑन द वॉल, वॉल किसी भी दीवार पे बनाते हैं। तो दीवार पे बनाई गई पेंटिंग है जहाँ पे सरेंडर कर रहे हैं बिफोर नाना फडणवीस एंड महाजी सिंधिया आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तो ये ब्रिटिश एक रूलर है, मतलब सॉरी ब्रिटिश ऑफिशियल हैं, वो इनके आगे झुक रहे हैं नाना फडणवीस के आगे। तो कह सकते हो कि एक में तो ये सक्सेसफुल हो गए थे यूनाइट करने में, पर बाद में ये हार गए थे, यूनाइट नहीं कर पाए थे हैदर अली को और इनको, निजाम ऑफ हैदराबाद को। फिर मराठा का एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वो देखते हैं। शिवाजी जी ने इंस्टीट्यूट किया था रिलेटिवली एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन अपने किंगडम में, और इन्होंने हेरिडिटरी पोस्ट को हटा दिया था, जनरली जो प्रैक्टिस करते थे सुल्तान और मुगल्स, ठीक है। और इन्होंने लैंड असाइनमेंट जो थे उनको सैलरी के तौर पे दिया जाता था, ना कि लैंड दिया जाता था हर गवर्नमेंट ऑफिशियल को आउट ऑफ द स्टेट ट्रेजरी। और मैनी ऑफिशियल वर पीरियडिकली ट्रांसफर्ड एज वेल, उनको ट्रांसफर भी किया जाता था ताकि वो ऐसा ना महसूस करे कि हम यहाँ के राजा हैं। एंश्योर करें ताकि दैट दे वुड नॉट हैव इनफ पावर टू डिक्टेट द टर्म्स ऑफ द किंग, ठीक है। शिवाजी ने ऑल्सो पेंशंस दी थी विडो ऑफ सोल्जर्स की, जो विधवा औरतें थी सोल्जर्स की, उनको भी पेंशन दिया करते थे जो कि बैटल्स में मर गए थे। ऑफरिंग मिलिट्री पोस्ट टू देयर सन्स, उनके बेटों को मिलिट्री पोस्ट देते थे, दस डेमोन्स्ट्रेट करना कि केयर फॉर द सोल्जर्स एंड देयर फैमिलीज। ये जो एक सिक्का है ये शिवाजी की गोल्ड और कॉपर कॉइन्स को दर्शा रहा है, यहाँ सिग्निफाई कर रहे हैं अपनी सॉवरेनिटी को। यहाँ पे लिखो श्री राजा शिव लिखा है, ठीक है। और ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, जो कि असर्शन है कल्चरल आइडेंटिटी का। देवनागरी स्क्रिप्ट जो कि आज की हिंदी भाषा है देवनागरी, ठीक है, उसमें ही लिखा गया, तभी समझ भी आ रहा है थोड़ा बहुत। छत्रपति यहाँ पीछे छत्रपति लिखा है और यहाँ पे श्री
राजा शिव लिखा हुआ है। शिवाजी जो है स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं अपने ऑफिशियल्स को कि वो मिसट्रीट ना करें अपने लोगों को और फोर्सफुली उनके ग्रास फ्रॉम देम, उनकी जो लैंड है वो ना एक्वायर करें। इन वन ऑफ द लेटर्स वो ऑफिशियल्स को लिखते हैं शिवाजी के, वुड फ्रॉम बिग ट्रीज लाइक टीक इज रिक्वायर्ड फॉर नेवी, इफ नीडेड सिक्योर परमिशन फॉर कटिंग द ट्रीज फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड देन प्रोसीड। अदर ट्रीज लाइक मैंगो एंड जैकफ्रूट आर आल्सो यूजफुल बट डू नॉट टच देम बिकॉज सच ट्रीज take many years to mature and people look after them like their children. If you cut them, their sorrow will never end. If you accomplish something by oppressing others, it perishes soon along with the oppressor. This is harm, absence of such trees as well. Therefore, do not use force in any circumstances. तो वो कहते हैं जब अगर आपको लकड़ी लेनी है तो लकड़ी उन पेड़ों से लो जो कि परमिशन लेके लो, पहले तो परमिशन लो, ठीक है। और मैंगो और जैक फ्रूट वाली ट्री को मत हाथ लगाना क्योंकि वो कैसे एक बार खराब हुए तो उनको काफी साल लगते हैं उगने में, और वहाँ के जो लोग जो मैंगो ट्री और जैक फ्रूट ट्री को उगाते हैं वो भी कह सकते हैं डीपली इफेक्ट होंगे इस चीज से। ऑल्सो वो कहते हैं कि अपने अपनी मनमानी मत करो, ठीक है, ऑप्रेस मत करो किसी को, जो भी काम करना है परमिशन के साथ करो, ठीक है। और बेसिकली अगर आप अपने सब्जेक्ट को मारोगे, उनको ऑप्रेस करोगे तो आप खुद भी एक दिन मिट जाओगे, वो ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं कि देयरफॉर डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ फोर्स, एनी काइंड ऑफ वायलेंस इन एनी सर्कमस्टांसेस। शिवाजी जी के अष्टप्रधान जो थे, अष्टप्रधान यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो 8 में इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे जो कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट थे और हेल्प करते थे। पहला प्रधान थे प्राइम मिनिस्टर, दूसरे सचिव थे लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर, फिर न्यायाधीश चीफ जस्टिस, फिर पंडितारो जो कि रिलीजियस अफेयर्स के हेड थे, फिर सेनापति जो कि कमांडर इन चीफ थे, सुमंत जो थे जो फॉरेन अफेयर्स देखते थे, मंत्री जो थे इंटेलिजेंट मिनिस्टर थे, और फाइनेंस मिनिस्टर थे अमात्या, ठीक है। तो ये जो नाम है अमात्या, प्रधान, सचिव, न्यायाधीश, पंडितारो, सेनापति, सुमंत और मंत्री, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। जो मराठास थे उन्होंने टैक्सेस भी लगाए लाइक चौथ 25% और सरदेशमुखी लाइक 10% ऑफ द चौथ, जो कि उनके उनके ऊपर लगता था जो कि मराठा के अंदर नहीं आते, फ्रॉम द प्रोविंसेस दैट वर नॉट डायरेक्टली अंडर देम इंक्लूडिंग द प्लेसेस इन डेक्कन एंड नॉर्थ इंडिया। इन रिटर्न मराठा जो है उनको प्रोटेक्ट करते थे, उनको प्रोटेक्शन देते थे अगेंस्ट एनी आउटसाइड फोर्स, और उनके ऊपर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंटरवीन नहीं करते थे। मुगल्स ऑल्सो अप्रूव्ड ऑफ दिस अरेंजमेंट through various treaties, ठीक है। over the time some of these provinces became a part of Maratha empire, ठीक है। तो जो भी मुगल प्रोविंसेस को उन्होंने हराया मराठास ने, उन्होंने भी एग्री किया इसके सरदेशमुखी के ऊपर, और थोड़े टाइम बाद तो मराठास ने उनको अपने अंडर भी ले लिया था। 18वीं शताब्दी में मराठास ने अडॉप्ट किया था मुगल स्टाइल ऑफ कॉइनेज, जैसे मुगल कॉइन को निकालते हैं वैसे उन्होंने भी निकालना चालू किया, क्योंकि वो पॉपुलर थे काफी ज्यादा, बट एडिट देयर ओन कल्चरल सिंबल्स, बट उस पर अपने खुद के कल्चरल सिंबल्स को लगाया। फॉर इंस्टेंस द रेयर मराठा कॉइन जो कि गणपति पंत प्रधान रूपी, यहाँ पे गणपति पंत प्रधान रूपी देखो इमेज में दिखेगा भी लिखा हुआ है, मिंटेड ये वो 19th सेंचुरी में बाय द पटवाधर पटवर्धन के थ्रू ये लॉन्च किया गया था 19वीं शताब्दी में, जो कि पेशवा के अंडर काम करते थे। जो इंस्क्रिप्शन थे वो 2 स्क्रिप्ट्स में थे, एक देवनागरी जो हिंदी स्क्रिप्ट होती है, एक पर्शियन में। एक साइड पे इन्वोकेशन था गणेश जी का, गणपति जी का, और दूसरे साइड पे वो लॉयल्टी डिस्क्राइब करते थे पेशवा के प्रति, ठीक है, और रेफर करते थे अपने आप को एज अ पंत प्रधान, ठीक है, इन द मराठी। अब हम मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे कि उनका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से वर्क करता था मराठास का। तो मराठा जो है आर्म फोर्सेस थी जो कि डिवाइडेड थी 3 पार्ट्स में। एक इन्फेंट्री थी जो कि चलने वाली सेना होती है, एक कैवलरी थी घोड़सवार, और नेवी जो कि नेवी जो पानी के अंदर ट्रेवल करती है। कैवलरी जो थी जो चलने वाले थे, सॉरी जो घोड़सवार थे, वो 2 पार्ट्स डिवाइडेड थे सोल्जर्स में। एक बारगीर्स थे जिनके पास हॉर्सेस थे और इक्विपमेंट्स थे, वर पेड बाय द स्टेट जो कि उनको स्टेट पे करती थी, और एक शिलेदार थे, ठीक है, इनके पास हॉर्सेस और इक्विपमेंट थे लेकिन वो पेड बाय द सोल्जर्स देमसेल्व्स, ठीक है। और 18वीं शताब्दी में मराठा जो थे सुपीरियोरिटी देखते हैं यूरोपियंस की, काफी ज्यादा यूरोपियन सुपीरियर है उनसे, उनका डिसिप्लिन है, ट्रूप्स में आर्टिलरी बहुत अच्छी है, तो वो अपने आप को भी इस तरीके से रेस करते हैं, उस तरीके से अपनी ट्रूप्स को बनाने की कोशिश करते हैं। और महाजी सिंधी के टाइम पे उनके पास एक बड़ी यूरोपियन
स्टाइल आर्मी थी। जैसे यूरोप के पास आर्मी थी अपनी, ब्रिटिशर्स के पास, पोर्चुगीज के पास, फ्रेंच के पास, उसी तरीके से वो खुद की भी आर्मी बनाते हैं। इनके पास तलवारें थी, लैंसेस थे, जो कि प्रेफर्ड वेपन्स थे मराठास के लिए। हाउएवर दे यूज्ड गन्स, कभी-कभी वो गन्स भी यूज़ करते थे, बंदूक इन साइजेबल नंबर्स। रॉकेट्स का इस्तेमाल करते थे मिलिट्री कैंपेन्स में। फ्रॉम द डेज़ ऑफ शिवाजी हिमसेल्फ, शिवाजी अपने टाइम से ही शिवाजी रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। और 70-70 में देख सकते हैं कि मेटल ट्यूब रॉकेट्स को वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे, मेटल ट्यूब रॉकेट्स को, ठीक है? तो अगर इसकी इमेज मिलेगी तो एक बार गूगल पे सर्च करके देखना मेटल ट्यूब रॉकेट्स, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, फोर्ट्स पर इनिशियली मेनस्टे ऑफ मराठास। पहले के तो क्या होता था, उनका फोर्ट जो उनका जो किलेबंदी होती थी, वो उनका मेनस्टे, वहाँ पे वो लोग रहते थे, उनकी पावर दर्शाती थी। शिवाजी कंट्रोल्ड और बिल्ट अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ फोर्ट्स, उन्होंने काफी सारे फोर्ट्स को कैप्चर भी किया और बनाया भी, एज दे वर एसेंशियल टू स्ट्रेटेजिकली कंट्रोल इंपॉर्टेंट रूट्स एंड शेल्टर द आर्मी व्हेन एंगेजिंग इन गुरिल्ला वॉरफेयर। फिर रामचंद्र पंत जो थे, एक अमात्या थे, ठीक है, एक मिनिस्टर थे उनके, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे शिवाजी के। और वो अदन्याय पत्र, एक रॉयल एडिक्ट जो है उसमें लिखते हैं, ये जो नीचे लिखा हुआ है वो अदन्याय पत्र में लिखा हुआ है, बाय द अमात्या रामचंद्र पंत। यहाँ पे कुछ वेपन्स हैं जो कि शिवाजी के टाइम पे यूज किए जाते थे, तो आप देख सकते हो। यहाँ पे कहते हैं कि फोर्ट्स आर द कोर ऑफ द स्टेट, जो किले हैं वो जो एस्टेट है उसके कोर हैं। उनके बिना जो लैंड है वो डिवास्टेट, कोई भी हड़प लेगा और इन्वेड कर लेगा। देयरफॉर सारे के सारे जो किंग्स हैं वो अपनी कंट्री को सिक्योर करते हैं बाय बिल्डिंग किला, फोर्ट्स। जो किंगडम था मराठा किंगडम, वो क्रिएट किया गया था बाय ग्रेट मास्टर्स लाइक शिवाजी। फ्रॉम फोर्ट्स अलोन, फोर्ट्स के दम पे उन्होंने इतने बड़े एरिया को कैप्चर करा। ग्रेट एनिमी लाइक औरंगजेब को हराया, मतलब हराया नहीं, उनको डिफेंड करते रहे इतने लंबे समय तक, और वो उसको इन्वेड करने से रोका। conquered great empires like बीजापुर को, भागनगर को, it is due to the forts that the Maratha state survived despite decades of onslaught, ठीक है? तो बड़े बड़े फोर्ट्स के बलबूते पे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते थे। अब देखेंगे मेरीटाइम सुप्रीमेसी, उनका जो नेवी था वो किस तरीके से था। तो एज वी सॉ, शिवाजी जो थे उन्होंने नेवी को क्रिएट किया था ताकि वो वेस्ट कोस्ट को प्रोटेक्ट कर पाए। 18th सेंचुरी में खानोजी अंग्रेज जो हैं गाइड करते हैं मराठास को विक्ट्री काफी सारी नेवल बैटल्स में। उनकी क्लेवर यूज ऑफ ज्योग्राफी और बैटल टैक्टिक्स का यूज करके मराठा जो है, नॉट बीइंग टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एज यूरोपियंस, बट वो काफी ज्यादा आगे बढ़ गए थे। एट दैट टाइम जो मेन स्ट्रेंथ थी यूरोपियंस की इंडिया में वो थी नेवी उनकी, लाइक पोर्चुगीज, डच और इंग्लिश, इन सब के पास काफी स्ट्रॉन्ग नेवी हुआ करती थी। They forced Indians to purchase their naval trade passes like cartas in Portuguese. कार्टा सिस्टम लॉन्च किया था पोर्चुगीज के गवर्नर ने, ठीक है, नीनो डी कुन्हा, ठीक है, और उनके पहले के जो बंदे थे वो, ठीक है। तो वो कहते थे कि अगर आपको ट्रेड करना है तो कार्टा सिस्टम के दौरान हमको आपको फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो एनी शिप विदाउट पास उसको वो जब्त कर लेते थे पोर्चुगीज। तो मराठास ने इसको चैलेंज करा इस प्रैक्टिस को, और अपनी डिमांड करे पासिस की, हमें भैया हमें रास्ता दो, हम नहीं तो अटैक करेंगे आपके ऊपर। फ्रॉम द यूरोपियन themselves who showed their frustration by labeling कान्होजी आंग्रे एज अ पायरेट। और वो कान्होजी आंग्रे जो कि नेवी के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे अंडर द मराठास, उनको एक पायरेट की तरह उनको टाइटल देते हैं, ठीक है, गुस्से में। मराठा ग्रैब्स एंड गलवास अटैकिंग अ इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे ये मराठास की नेवी देख सकते हो आप, ठीक है। 1665 में 4 शिप शिवाजी के फ्लीट के मस्कट पहुंचते हैं, बट मस्कट आप देखोगे ओमान मस्कट जो है वो जगह अरब के अंदर, द कैपिटल ऑफ ओमान। ये जो रूलर है यहाँ के वो कैप्चर करते हैं एंड अरेस्टेड द मैन ऑन बोर्ड। द रूलर देयर कैप्चर्ड देम अरेस्टेड मैन ऑन बोर्ड। तो वहाँ के रूलर हैं ये शिप को कैप्चर कर लेते हैं और उनके लोगों को भी। ही ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ फ्यू शिप्स टू अटैक शिवाजी कोस्टल पोजेशंस। और वो कोस्टल पोजेशन जो है शिवाजी की उसके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करते हैं। बट हियरिंग सच Shivaji navy contained more than 100 ships. He retreated inside the harbor within his ships. But शिवाजी के पास काफी सारी शिप्स होती हैं और वो इनको हरा देते हैं। अब जुडिशियल सिस्टम की बात करते हैं। जो मराठास थे उनके पास एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम था, एक रिमार्केबल मॉडर्नाइजेशन को वो फॉलो करते थे, जिसमें वो कैपिटल पनिशमेंट को यानी डेथ सेंटेंस को भी देखते थे। इनकी एक पंचायत हुआ करती थी, नॉट टू बी कंसिडर्ड द करंट डे पंचायत, आज के टाइम की पंचायत जैसा नहीं, उस टाइम की पंचायत होती थी एक गवर्नमेंट बॉडी जो कि लोकल गैदरिंग ऑफ ऑफिशियल्स थी, जो कि प्रोमिनेंट मैन, और मेन बॉडी जो कि डिलीवर है जस्टिस डिलीवर करती थी, मिलके वो लोग
फैसला सुनाते थे और उसकी अपील भी हो सकती थी, लाइक हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे अपील होती है, तो वहां पे भी अपील का सिस्टम था जो कि सीधा मराठा चीफ तक अपील कर सकते थे इन केस अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है वर्डिक्ट के साथ। एडिशनली काफी सारे प्रोमिनेंट टाउन्स लेकिन पुणे, इंदौर एटसेट्रा और कोतवाल और पुलिस को भी वो डिप्लॉय करते थे मराठास, ठीक है, ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर को सिटी में मेंटेन कर पाए। ट्रेड नेटवर्क्स की बात करें तो शिवाजी जो है वो एनकरेज करते हैं ट्रेड को, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं मेरीटाइम फॉरेन ट्रेड खुद, मतलब ट्रेड से क्या है, पैसा आता है। उनके और उनके ऑफिशियल जो हैं शिप्स वो रेगुलरली सेंड करते हैं पोर्ट्स में और फार अवे मोचा यमन, लाइक यमन में, लाइक अपने मस्कट भी देखा तो मस्कट भी गए थे वो लोग, मस्कट इन ओमान, मलक्का इन मलेशिया, और सम ऑफ दीज शिप्स कैरिड कार्गो लाइक गोल्ड, टेक्सटाइल्स एटसेट्रा, ताकि वो ट्रेड कर पाए और वहां से काफी ज्यादा मुनाफा वो कमा पाए। उन्होंने रोड्स भी बनवाई और मेंटेन करा उनको इन सच प्लेसेस, लाइक उड़ीसा में 18th सेंचुरी में एक नेटवर्क ऑफ फेरी बनाया, फेरी मतलब शिप्स का नेटवर्क जो कि मेंटेन करता है फॉर द रिवर एंड ट्रांसपोर्ट, यानी इंटरनल जो रिवर है, इनलैंड रिवर ट्रांसपोर्ट के तौर पे उन्होंने काफी सारी फेरीज का कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है, ब्रिजेस बनाए रिवर्स के ऊपर और स्मॉल स्ट्रीम्स के ऊपर ताकि वो इजिली क्रॉस कर पाए वहां से। कल्चरल रिवाइवल की बात करें तो मराठास जो हैं सब्सटेंशियली इंडिया में कल्चरल डेवलपमेंट करते हैं। शिवाजी का विजन था स्वराज्य का, जो कि उनकी सील, ये जो सील है शिवाजी की सील, इस पे साफ लिखा हुआ है, ठीक है, वो कैरी करता है संस्कृत इंस्क्रिप्शन, ये संस्कृत में लिखा है, और नोटेबल डिपार्चर फ्रॉम द प्रेवलेंट पर्शियन सील, ये जो सील है एक मोहर है, सील को मोहर कहते हैं, अथॉरिटी कहते हैं शिवाजी की, और ये सन ऑफ शिवाजी शांबाजी थे, सॉरी, द सील ऑफ शिवाजी, द सन ऑफ शाहजी, वैक्सिंग लाइक द न्यू मून, रिवर्ड बाय द वर्ल्ड, रेन्स ऑफ द वॉरफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है, तो ये लिखवाया है इसमें। शिवाजी जी कमीशन अ ट्रीटी कॉल्ड राया व्यवहार कोशा, राज्य व्यवहार कोशा, ठीक है, एक ट्रीटी, एक नाम लॉन्च करते हैं। इसका एम क्या होता है, प्रमोट करा मराठी लैंग्वेज को, ठीक है, अपने कल्चर को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए वो राज्य व्यवहार कोशा लॉन्च करते हैं। ये संस्कृत में लिखा हुआ है और प्रेवलेंट वर्ड्स पर्शियन में भी कन्वर्ट करा गया है ताकि डिप्लोमेटिक एक्सचेंज के दौरान, लाइक दूसरे देश के साथ जब वो बातचीत करे, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच परसेंटेज ऑफ फॉरेन लोन वर्ड्स इन मराठा डिप्लोमेसी डिक्रीज कंसिडरेबली, ठीक है, ठीक है, एज अ रिजल्ट जो परसेंटेज था फॉरेन लोन वर्ड्स का इन मराठा डिप्लोमेसी डिक्रीज कंसिडरेबली, तो अभी तक जो पर्शियन वर्ड्स वो लोग यूज करते थे उसका काफी ज्यादा डिक्रीज हुआ, वर्ड्स का जो वो यूज करते थे डिप्लोमेसी के दौरान उसका काफी ज्यादा कम हुआ यूज, ठीक है। शिवाजी ऑल्सो डिवोट हिंदू, एक हिंदू थे जो रिस्पेक्ट करते थे काफी सारे अदर रिलीजन्स को, और अपने आप को तो आप होल्ड करते ही थे अपने रिलीजन को। सेफरन कलर का वो फ्लैग यूज करते थे, मराठास जितने भी मराठास थे। इन्होंने रिबिल्ड किया था डेस्करेटेड टेम्पल्स, प्रमोट संस्कृत और मराठी लिटरेचर को, और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट को भी काफी ज्यादा इन्होंने प्रमोट किया, ठीक है, अपने टाइम के दौरान। बट परहैप्स उनका कंट्रीब्यूशन मोस्ट ऑफ द रिवाइवल ऑफ एंशिएंट इंडियन कल्चर के लिए था, वैल्यूज के लिए था, और वो पीपल्स को, लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करते थे उनके माइटी किंगडम्स के बारे में, एम्पायर के बारे में, जिसको उन्होंने डिफीट करा। एंड द मराठास कुड मेंटेन, एक्सपैंड और एडमिनिस्ट्रेशन अपने एम्पायर को इस एरिया में। कह सकते हैं कुछ माइटी मराठा वुमेन्स जो थी उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, लाइक ताराबाई जी, एक फियरलेस मराठा वॉरियर क्वीन थी जो कि अर्ली 18th सेंचुरी के अंदर रूल करती हैं आफ्टर द डेथ ऑफ हिज हस्बैंड राजा राम, ठीक है। Realizing that with the presence of Aurangzeb and the Mughal army in the Deccan, North India was unprotected, she organized large Maratha armies, sent them to invade Mughal territories in the north. तो उनको पता था कि औरंगजेब के दौरान जो मराठा टेरिटरी है वो कभी भी इन्वेड की जा सकती है बाय द मुगल्स, तो क्या करती हैं, वो मुगल टेरिटरीज में इन्वेड करती हैं और अटैक करती हैं और यूनाइट करती हैं अपनी आर्मी को। इन दैट सेंस शी वाज आर्किटेक्ट ऑफ नॉर्थवर्ड मराठा एक्सपेंशन, वो नॉर्थवर्ड मराठा एक्सपेंशन की कह सकते हो कि एक आर्किटेक्ट थी। उनकी जो सेंस थी मिलिट्री स्ट्रेटजी की और टेनेसिटी थी, आउटस्मार्ट करती है मुगल एम्पायर को एंड प्रिजर्व करती है मराठा की इंडिपेंडेंस को ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड। तो ताराबाई की एक इमेज है इन द बैटल ऑफ बाय एम.वी. धुरंधर, उन्होंने ये इमेज बनाई है और ये दर्शाती है ताराबाई जी की सिग्निफिकेंस को, ठीक है। ये अहिल्या बाई होलकर भी एक काफी फेमस वुमेन थी, एक वजस्कयान ऑफ होलकर डायनेस्टी, ये होलकर डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं,
वन ऑफ द चीफ फैमिलीज इंस्ट्रूमेंटल इन द मराठा एक्सपेंशन इन द नॉर्थन इंडिया। तो मराठा एम्पायर में नॉर्थन इंडिया में काफी ज्यादा ये कह सकते हो कि मतलब कन्फेडरेसीज होती थी, होलकर्स, खिंदिया, ग्वालियर ऐसे होती थी, तो उनमें होलकर्स के चीफ फैमिली से बिलोंग करती हैं। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी इनकी जो डायनेस्टी थी वो किंगडम को रूल करती, कंसिडरेबली एक्सटेंड इन सेंट्रल इंडिया अराउंड प्रेजेंट डे इंदौर रीजन वाले को। इवन आफ्टर लूजिंग हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड और अपने सन को लूज करने के बाद भी ये काफी ज्यादा ब्रेवली गवर्न करती हैं अपनी एस्टेट को फॉर द 30 ईयर्स, कंटिन्यू 30 ईयर्स तक, और उसको एडमिनिस्टर करती हैं, उसको रूल करती हैं, केयरिंग फॉर द कॉमन पीपल, और अपने सब्जेक्ट यानी कॉमन लोगों के बारे में भी काफी ज्यादा सोचती हैं। अहिल्याबाई जो थी वॉज अ डिवोट पर्सन हु बिल्ट एंड रिस्टोर्ड हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स। उन्होंने काफी सारे टेम्पल्स, मंदिरों को, घाट्स को, वेल्स को वापस बनवाया, एंड रोड्स को थ्रू आउट इंडिया फॉर द केदारनाथ इन द नॉर्थ टू द रामेश्वर इन द साउथ। कह सकते हैं कि इन्होंने केदारनाथ से लेके जो नॉर्थ में उत्तराखंड में, वहां से लेके साउथ में रामेश्वरम तक एक रोड बनवाई। ठीक है। मोस्ट फैमिली शी बिल्ड काशी विश्वनाथ टेम्पल इन वाराणसी, और वाराणसी में इन्होंने काशी विश्वनाथ टेम्पल को भी बनवाया, दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय औरंगजेब। एंड द सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में है, जो कि डिस्ट्रॉय किया था महमूद ऑफ गजनी ने, उसको भी इन्होंने बनवाया। अहिल्याबाई होलकर जो है उनको श्रेय दिया जाता है कि वो प्रमोट करती हैं महेश्वर वीविंग इंडस्ट्री को, जो कि मध्य प्रदेश में है, और रिवाइटलाइज करती हैं ट्रेडिशनल हैंडलूम क्राफ्ट्स को, जो कि आज भी थ्राइव कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है थ्राइव। ठीक है। ये जो एक स्क्रिप्ट है, ये मोडी स्क्रिप्ट है, जो कर्सिव फॉर्म ऑफ देवनागरी है। ये देवनागरी की कर्सिव स्टाइल लिखते हैं जब, वो द मेन स्क्रिप्ट यूज इन मराठास फॉर देयर कोरस्पॉन्डेंस। ये सैंपल है छत्रपति शाहू महाराज की हैंडराइटिंग का, जो कि मोडी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। शिवाजी's एग्जाम्पल कंटिन्यू टू इंस्पायर हिज सक्सेसर्स, अपने सक्सेसर्स को इंस्पायर करता है। फॉर इंस्टेंस भोसले ऑफ नागपुर काफी ज्यादा एंथुजियास्टिक हो गए थे, जो लोकल कल्चर्स को और ट्रेडिशन को सपोर्ट करते हैं, और पूजा करते हैं किसकी, जगन्नाथपुरी, जो जगन्नाथ भगवान है उनकी, जो उड़ीसा में है, विच वॉज ऑफन इंटरप्टेड ड्यूरिंग द मुगल रूल, जो कि मुगल रूल के दौरान काफी ज्यादा इंटरप्शन उन्होंने की थी जगन्नाथपुरी में, उनको वो रिवाइव करते हैं और काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है। बट परहैप्स जो मोस्ट इंप्रेसिव कंट्रीब्यूशन था वो था रिमार्केबल मराठा वुमेन्स का। ठीक है। लेट अस हियर अबाउट टू ऑफ देम, जो कि हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इन फोकस तंजावुर जो रीजन था, तंजावुर साउथ इंडिया में था। लेट अस टर्न साउथवर्ड टू विटनेस अनदर एग्जांपल ऑफ कल्चरल कंट्रीब्यूशन। एकोजी द हाफ ब्रदर ऑफ शिवाजी, कह सकते हो कि शिवाजी का हाफ ब्रदर कहते हैं शिवाजी का। उन्होंने तंजावुर रीजन को कैप्चर कर लिया प्रेजेंट डे तमिलनाडु में, एंड लेट 17th सेंचुरी में, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ मराठा रूल इन द एरिया। तंजावुर वाले एरिया में उन्होंने मराठा रूल को स्टैब्लिश किया। तो तंजावुर मराठास के नाम से फेमस हुए, स्पेशली इन्होंने सिंक्रेटिक कल्चर को फॉलो किया, वॉज रिच एंड फुल ऑफ इनोवेशन। They were great patterns of art, and many were the rulers themselves were poets and dramatists. तो ये ट्रेडिशनल तंजावुर स्टाइल पेंटिंग है, जो फीचर कर रही है डेलिकेट गॉड फॉइल वर्क को, lends it rich radiant appearance. The style flourished under the patronage of मराठास। तो मराठास के दौरान ये काफी ज्यादा फेमस हुई पेंटिंग, आप देख सकते हो, भगवान की पेंटिंग है। आपने कभी डांस फॉर्म का नाम सुना है, भरतनाट्यम का? डिड यू नो दिस डांस फॉर्म हैज अ डीप कनेक्शन विद द मराठास? कैन यू फाइंड व्हाट दिस कनेक्शन वाज? तो एक बार ये जरूर आप देखना। तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु की एक काफी फेमस डांस स्टाइल है, जो कि काफी लोग फेमस फॉलो करते हैं। ऑफ ऑल द तंजावुर मराठा रूलर्स, जो सारे के सारे तंजावुर मराठा रूलर्स आए, जो कंट्रीब्यूशन था सरफोजी सेकंड का। ठीक है, सरफोजी सेकंड का वो सबसे ज्यादा था। ठीक है। ही वॉज वेल वर्ज इन मैनी इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेजेस, एंड उन्होंने मराठी प्लेस को लिखा, जिसका नाम था देवेंद्र पुरवंजी। ठीक है, देवेंद्र पुरवंजी। और वो डिस्क्राइब करते हैं वर्ल्ड की ज्योग्राफी को, उसके बारे में डिटेल देते हैं उस टाइम पे। ठीक है। तो सरफोजी जो है उन्होंने पेट्रोनाइज किया था काफी सारे टैलेंटेड म्यूजिशियंस का। पेट्रोनाइज करने का मतलब उनको सपोर्ट किया, उनको पैसे दिए, थोड़ा बहुत ऐसे। ठीक है, वो कहते हैं पेट्रोनाइज। एंड इट वाज ड्यूरिंग दैट टाइम दैट मॉडर्न कार्नाटिक म्यूजिक जो है वो उसने शेप ली, एज डिड दिस अर्लियर स्टेज ऑफ द फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म भरतनाट्यम, जो कि इस टाइम पे काफी ज्यादा एमर्ज होके आया और सपोर्ट भी मिला तंजावुर मराठास के दौरान। ये मराठी इंस्क्रिप्शन है, जो कि एक बृहदेश्वर टेम्पल जो कि है, वो भोसले फैमिली ने इस पे लिखवाया है, पत्थर पे लिखवाया है मराठी इंस्क्रिप्शन में। सरफोजी जो थे क्वाइट इंटरेस्टेड थे मेडिसिन वाली, मतलब वो मेडिसिन में काफी ज्यादा बिलीव करते थे, लाइक हेल्थ और मेडिसिन के अंदर। और उन्होंने स्टेब्लिश किया था धनवंतरी महल को, जो सेंटर था मेडिसिन का,
जो ऑफर करता है फ्री ट्रीटमेंट जो भी बीमार पर्सन है उनको, बोथ इंडियन और वेस्टर्न मेडिसिन दोनों को, ठीक है। ही ऑल्सो स्टार्टेड अ प्रिंटिंग प्रेस, उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट करी। द फर्स्ट एग्जाम्पल इन इंडिया बाय द नेटिव रूलर। ही गॉट द हिस्ट्री ऑफ भोसले फैमिली, क्योंकि भोसले फैमिली की हिस्ट्री से बिलोंग करते थे, तो इन्होंने इसको लिखवाया भी एक पत्थर पे, जो कि बृहदेश्वर टेम्पल जो था तंजावुर में वहां पे। और वन ऑफ द लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन जो इंडिया में देखी जाती है, जो कि उनकी पोस्टेरिटी को दर्शाती है, भोसले फैमिली की, तंजावुर रीजन में, तंजावुर मराठास की, ठीक है। ये जो कल्चरल एनवायरनमेंट था तंजावुर का, वो मल्टीलिंगुअल था, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, कह सकते हो मिक्स ऑफ मैनी इन्फ्लुएंसेस था। लोकल तमिल कल्चर था, तेलुगु कल्चर था फॉर्मर रूलर्स का, और करंट रूलर्स, लोग मराठी जो अभी रूल कर रहे हैं, उनका भी कल्चरल इंटरेक्शन काफी ज्यादा होता था और फ्रीली होता था, ठीक है। जो मराठा की लेगेसी है वो देखते हैं कि मराठा की लेगेसी किस तरीके से आगे बढ़ी। तो मराठा रूल जो है, उन्होंने मुगल डोमिनेंस को काफी ज्यादा चैलेंज किया, और लार्ज पैन इंडिया एम्पायर जो है ब्रिटिशर्स के पहले बनाया, ठीक है। और कंट्रोल करा काफी ज्यादा सेंट्रल एरिया, नॉर्दर्न इंडिया को, ठीक है। दे सेट अप अ न्यू वे ऑफ गवर्निंग विद एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो रिवाइव द लोकल हिंदू ट्रेडिशन विदाउट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। तो उन्होंने बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के दूसरे रिलीजन के साथ अपने आप को रिवाइव करा, और काफी सारे रिलीजियस अफेयर ट्रेडिशंस को भी उन्होंने रिवाइव करा। लाइक तंजावुर मराठा ने क्या किया, साउथ के अंदर क्या किया उन्होंने, भरतनाट्यम जैसे कार्नाटिक म्यूजियम को रिवाइव किया, और डिफरेंट डिफरेंट जो पुराने रूलर्स थे जो कि मराठास के पहले थे, उनके बारे में भी लिखवाया। इनकी जो ब्रेव फाइट थी अगेंस्ट द ऑपरेसिव रूल ऑफ फॉरेन पावर, ऑपरेसिव रूल ऑफ मुगल्स एंड फॉरेन पावर, वो एक फियरी आइडियल थी स्वराज्य के लिए। लेटर उन्होंने इंस्पायर करा काफी सारे इंडियंस को कि वो बिलीव करें कि वो अपने आप को खुद गवर्न कर सकते हैं, प्लांटिंग द अर्ली सीड्स फॉर इंडिया फ्रीडम मूवमेंट। और फ्रीडम मूवमेंट को काफी ज्यादा सपोर्ट भी, हिस्टोरिकल सपोर्ट इनको मिला, मतलब उनके आइडियाज काफी सारे यूज हुए थे ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। इसी के साथ हमने चैप्टर को कंप्लीट करा, और अब हमने जो पूरा चैप्टर करा है, वापस हम एक बार समरी देखते हैं। ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उन्होंने मराठा किंगडम को फाउंड किया 17वीं सेंचुरी में, और काफी लंबे अरसे तक उन्होंने रूल करा, और मुगल एम्पायर को रिबेल करा, और कैसे रिबेल किया, उनको रेजिस्ट करा, ठीक है। एक्सपीरियंस गेन करा, और इन्होंने अपने पैन इंडिया एम्पायर को स्टेब्लिश करने में काफी ज्यादा ये एक्सपीरियंस इनको हेल्प करता है इन द 18वीं सेंचुरी। ब्रिटिशर जो है कैप्चर कर लेते हैं इंडिया इफेक्टिव फ्रॉम द मराठास मोर देन फ्रॉम एनी अदर इंडियन पावर, ठीक है। फोर्ट्स जो है इनके कोर थे मराठास के, और मराठास जो है इनको कंट्रोल करते थे हंड्रेड्स ऑफ फोर्ट, और ये स्ट्रेटेजिकली स्ट्रेंथन करते थे इनको उस रीजन में, क्योंकि फोर्ट जो है ऊंचाई पे होते हैं, और फोर्ट को तोड़ना मुश्किल होता है, तो फोर्ट से जो ये काफी अच्छे तरीके से रूल कर पाते थे। इनकी जो फॉर्मिडल नेवी थी, उन्होंने यूरोपियन नेवल सुप्रीमेसी को भी देखा कि उनके साथ भिड़े, क्वाइट फॉर सम टाइम डिस्प्यूट लैक ऑफ एक्सेस टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द टाइम। उस टाइम पे इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी नेवी को इतना ज्यादा ग्रो करा। जो मराठास थे, उन्होंने इंस्पायर करा नए कल्चरल कॉन्फिडेंस को अमंग द इंडियंस, काफी सारी रीजन्स में, और इन्होंने कंट्रीब्यूट किया कल्चरल और रिवाइवल इनोवेशन को, ठीक है। तो इन्होंने कल्चर को रिवाइव करा, और काफी सारे डांस फॉर्म्स थे उनको भी इन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट करा। तो इसी के साथ मैंने चैप्टर नंबर जो 3 है, ठीक है, वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया है, एंड इसको हम प्लेलिस्ट में अपलोड कर देंगे, और बाकी के जो 4 चैप्टर्स हैं वो भी हम इसी तरीके से जल्दी से कंप्लीट कर देंगे, एंड फिर हम दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर भी फोकस करेंगे, लाइक मैथ्स, साइंस, और इंग्लिश, हिंदी, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर भी डेफिनेटली फोकस करेंगे, ठीक है। और ये जो हमने किया है, इसके साथ हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको चैप्टर की अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ आई हो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पिन डाउन करना, और अपने दोस्त के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि नए वीडियोस को आप मिस आउट ना करो, ठीक है। इसी तरीके से आप प्यार देते रहिए, और वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस, बाय।